अध्याय 101 ट्रेसलेस हवा। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जियाओ लो उकसावे से खुश था। अपने दिल में उसने सोचा कि सोने की जंजीर वाला बड़ा आदमी कुछ भयानक था। वह वास्तव में तब से दुष्ट खेल रहा था जब वह छोटा था। उन्होंने सोने की जंजीरों से जकड़े बड़े आदमी और उसके साथियों को एक साथ हंसते और बात करते हुए देखा, जो अपने बचपन के इतिहास के बारे में डींग हाँक रहे थे। गोलियों से छलनी आदमी केवल आर्केड जैकपॉट की तरह अपने भीतर उठते गुस्से के विस्फोट को महसूस कर सकता था। वह एक क्रोधित बैल की तरह था और उसकी आंखें लाल रंग की थी। उसके नथुने भड़क उठे और उसके माथे पर नसें लगभग फट गई। अंत में वह दहाड़ा और चिल्लाया, लानत है, उन देश के लोगों को मार डालो। सोने की जंजीरों से जकड़े बड़े आदमी पर 7-8 लोग जोर जोर से चिल्लाए और फिर उस पर कूद पड़े। 5 लोगों के चेहरे की मुस्कान तुरंत ठंडी घूर में बदल गई। 5 बाघों की तरह उन्होंने गोलियों से छलनी आदमी और उसके दोस्तों का सामना किया, जो अपनी गर्दन बाएं और दाएं घुमा रहे थे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। इसके बजाय उनके उत्साह में वे खून के प्यासे जानवरों की तरह लग रहे थे, जिन्होंने अभी अभी अपने शिकार को देखा था। उसकी माँ को छोड़ दो। ऐसा होता है कि मेरे हाथों में लड़ाई के लिए खुजली हो रही है, इसलिए चलो आप लोगों को वार्म अप के रूप में उपयोग करते हैं, सोने की जंजीर वाले आदमी ने धीरे से कहा। अपने सामने स्टील के पाइप को चकमा देते हुए उसका दाहिना पैर एक बड़े चाप में झूल गया, जैसे कि एक स्प्रिंग अपनी सीमा तक संकुचित हो गया। फिर उसका पैर उसके सामने वाले आदमी की छाती पर भारी पड़ गया। आह! एक कर्कश चीख के साथ गरीब आदमी को एक बैल ने मारा था। उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया और 2 से 3 गज पीछे की ओर लड़खड़ा गया। वह अपने हाथों में स्टील के पाइप को पकड़ने में भी सक्षम नहीं था और इसे जमीन पर गिरा दिया। वाह, आप सक्षम और मजबूत हैं। जियाओ लो थोड़ा आश्चर्यचकित था। नम्र दिखने वाले इस सोने की जंजीर वाले बड़े आदमी में इतनी विस्फोटक शक्ति होने की उसे उम्मीद नहीं थी। यह आश्चर्यजनक था। सोने की जंजीरों से सने बड़े आदमी के अलावा अन्य 4 भी बेहद भयंकर थे। अगर गोलियों से सिर वाले आदमी के समूह की तुलना भेड़ियों से की जा सकती है, तो सोने की जंजीरों वाले बड़े आदमी का समूह शेरों की तरह था। वे बस एक ही वजन वर्ग में नहीं थे। भले ही गोलियों से छलनी आदमी की टीम में भी पुरुष थे, लेकिन वे सोने की जंजीरों से ढके बड़े आदमी की टीम के अंगों के खिलाफ सिर से सिर तक जाने में पूरी तरह से असमर्थ थे। 5 मिनट से भी कम समय के बाद गोलियों से छलनी आदमी के समूह के सभी 7 लोग जमीन पर पड़े थे और दर्द से करा रहे थे। शहर के आप लोग शारीरिक रूप से हीन हैं और लड़ने में सक्षम नहीं हैं। मेरे भाई और मैं अभी अपने वार्म अप के साथ शुरुआत कर रहे थे, लेकिन आप सभी पहले से ही गिनती के लिए नीचे हैं। सोने की जंजीरों से जकड़े बड़े आदमी ने गोली लगने वाले व्यक्ति का कॉलर पकड़ते हुए और उसे लगातार हिलाते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गोली मारने वाले आदमी ने उसे बुरी तरह से देखा और जवाब दिया, आप हमारे ड्रैगन गैंग को अपमानित करने की हिम्मत करते हैं। मैं वादा करता हूं कि आप एक दुखी मौत मर जाएंगे। ठीक है। सोने की जंजीरों से जकड़े बड़े आदमी ने दूसरे आदमी को थप्पड़ मारा और कहा, मानवीय शब्द बोलो। खून की गंध उसके मुंह में थी, क्योंकि उसके गाल के अंदर से अब खून बह रहा था। गोलियों से छलनी आदमी हैरान और गुस्से में था। उसने कभी किसी से इतनी निर्दयी मुलाकात की उम्मीद नहीं की थी। आप 5 को जियांगचेंग छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, अन्यथा हमारे ड्रैगन गैंग। पा सोने की जंजीरों से सने बड़े आदमी ने एक और थप्पड़ से उस पर फिर से वार किया, जिससे गोली लगने वाले व्यक्ति का एक दांत उसके मुंह से उड़ गया। उसके मसूड़ों से खून बह रहा था और उसका मुंह खून से भरा हुआ था। मैंने तुमसे साफ साफ बोलने को कहा था। क्या तुम नहीं समझते? सोने की जंजीरों में जकड़ा बड़ा आदमी बाघ की तरह बड़ा हो गया। गोलियों से छलनी आदमी अनियंत्रित होकर हिल रहा था। इस बार वह डरा हुआ था। यह बहुत दर्दनाक था। अनियंत्रित आंसू बहने लगे। वह महसूस कर सकता था कि उसका चेहरा जल्दी से सूज गया है। जियाओ लो ने अपनी भौहें उठा दी। उसकी रुचि गंभीर रूप से बढ़ गई थी
और वह बैठने के लिए एक जगह की तलाश कर रहा था। सोने की जंजीरों वाला बड़ा आदमी आकर्षक था। सोने की जंजीरों से जकड़े बड़े आदमी के एक साथी ने गोली से सिर वाले आदमी का मजाक उड़ाते हुए मजाक में कहा, अगर तुम हार नहीं मानोगे तो मेरा भाई फेंग तुम्हें मरते दम तक पीटेगा। गोलियों से छलनी आदमी उस दर्द के कारण बोल नहीं पा रहा था जो वह महसूस कर रहा था। वह पीड़ा के आगे घुटने टेक रहा था। उसे पहले ही इतनी बुरी तरह पीटा जा चुका था, लेकिन उसे अभी भी दया की भीख मांगनी पड़ी जब वह सिर्फ रोना चाहता था। सोने की जंजीरों वाले बड़े आदमी को अपने बड़े पंखे जैसे हाथ उठाते हुए देखकर वह इतना डर गया कि उसका रंग पूरी तरह से सूख गया। अपनी आंखें बंद करके उसने विनती की, मैं देता हूँ, मैं हार मानता हूँ, रुक जाता हूँ, बस मारना बंद करो। सोने की जंजीरों में जकड़े बड़े आदमी का गुस्सा मुस्कान में बदल गया। थप्पड़ मारने के लिए जिस कठोर हाथ का इस्तेमाल किया गया था वह एक नरम कोमल स्पर्श में बदल गया, क्योंकि उसने गोली मारने वाले व्यक्ति के चेहरे को थपथपाया, मुस्कुराया और कहा, आप आखिरकार मानवीय शब्द बोल रहे हैं। ठीक है, आपके द्वारा मानवीय शब्द बोलने के कारण, जैसा कि मैंने पूछा था, मैं अब आपको नहीं मारूंगा। बाहर निकलो। उसने जाने दिया और गोली मारने वाले व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया। गोलियों से छलनी आदमी ने एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने अपने अंडरलिंग्स पर हाथ हिलाया और वे सभी वहां से भाग गए। अरे, क्या आप ये चीजें नहीं चाहते हैं? सोने की जंजीरों में जकड़े बड़े आदमी ने बुलेट हेड मैन पर चिल्लाया, पूरे मैदान में बिखरे स्टील के पाइप और लकड़ी के क्लबों की ओर इशारा करते हुए। जब वह चिल्लाया तो गोली मारने वाला आदमी और उसका गिरोह खरगोशों की तरह डर गया और भी तेजी से भागा। पलक झपकते ही उनकी परछाइयां भी नजर से बाहर हो गई। ठीक है, वे चूहों से भी डरपोक है। सोने की चेन वाले बड़े आदमी ने चिल्लाकर अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ। उनकी अभिव्यक्ति गोली मारने वाले व्यक्ति के लिए उनकी नफरत को दर्शाती है। वाह भाई फेंग, आपने वास्तव में एक मुहावरे का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक सुसंस्कृत व्यक्ति हूँ। मुझे आप में से बाकी निर्दोष से अलग होना चाहिए, अन्यथा मैं आपका मालिक कैसे हो सकता हूँ, है ना? सोने की जंजीरों वाले बड़े आदमी ने गर्व से कहा। उन चारों ने चावल पर मुर्गियों की तरह सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरा भाई फेंग कमाल है। ठीक है, चापलूसी बंद करो, सोने की जंजीरों से सने बड़े आदमी ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। फिर पीछे मुड़कर वह जियाओ लो के पास गया और कहा, भाई, आप वास्तव में कठोर हैं। मैंने आपको अभी बचाया है और आप धन्यवाद भी नहीं कहते हैं। आप यहाँ बुद्ध की तरह बैठे हैं और नाटक देख रहे हैं। भाई, चेयरमैन माओ भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। सम्मान। जियाओ लो मुस्कुराया, उठ गया और कहा, अब यह कहने में बहुत देर नहीं हुई है ना? धन्यवाद। यह उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ एक मामूली हाथापाई थी। सड़क के किनारे किसी जरूरतमंद की मदद करना ठीक वही है जो एक आदमी को करना चाहिए। सोने की जंजीरों से जकड़े बड़े आदमी ने अपनी छाती थपथपाई, मुस्कुराया और दोस्ताना लहजे में कहा, मेरा नाम फेंग वुहेन है, लेकिन आप मुझे सिर्फ भाई फेंग कह सकते हैं। जियाओ लो अपना हाथ हिलाने के लिए पहुंचे और खुद को गर्मजोशी से पेश किया। जियाओ लो। हाँ, जियो लो। नाम सुनकर फेंग वुहेन और उनके 4 दोस्तों के चेहरे बदल गए। तुमने क्या कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? फेंग वुहेन ने पूछा। अविश्वास में उसकी आंखें चौड़ी हो गई। जियाओ लो को समझ में नहीं आया कि इन लोगों के साथ क्या गलत था। जब उन्होंने उसका नाम सुना तो उन्हें इतनी अजीब प्रतिक्रिया क्यों हुई? उन्होंने इसे एक बार फिर दोहराया, जियाओ लो। थोड़ी सी तनी हुई त्वचा, तेंदुए की आंखों और मूंछों वाले एक आदमी ने अपनी जेब से पुराने जमाने का सेल फोन निकाला। उसने ध्यान से जियाओ लो को देखा, जैसे कि वह अपनी पहचान की पुष्टि कर रहा था। पुष्टि के बाद उन्होंने विशेष रूप से किसी से नहीं कहा, भाई फेंग, वह वास्तव में जियाओ लो है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। फेंग वुहेन बहुत खुश था और कहा, एफसीके, हम उसे खोजने की कोशिश में दूर दूर की यात्रा कर रहे हैं और वह इस पूरे समय हमारी नाक के नीचे रहा है। लगभग 1 महीना हो गया है
और हमने आखिरकार उसे ढूंढ लिया है। अन्य लोग भी उतने ही खुश थे। एक जानवर की तरह जिसने आखिरकार भोजन देखा है, उनकी आंखें जुनून से जल गई। तुम लोग कौन हो? जियाओ लो ने पूछा। तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। बड़े भाई, आपने अमीरों को नाराज किया होगा। यदि नहीं, तो आपके हाथ को अपंग करने के लिए 20,000 रुपए कौन खर्च करेगा? फेंग वुहेन ने कहा। उसके मुंह से एक चंचल मुस्कान प्रकट हुई। 20,000 युआन? यह अभी भी इतना ऊंचा था? जियाओ लो एक पल के लिए जम गया। अगर ये लोग वास्तव में ग्रामीण इलाकों से आए थे तो 20,000 बहुत पैसा था। इसके अलावा वह अधिक चिंतित था कि कोई उसके हाथ को अपंग करने के लिए बाहर था और वे 1 महीने से उसकी तलाश कर रहे थे। बड़े भाई, हमारी दोस्ती के कारण मैं जितना हो सके उतना सौम्य रहूंगा। मैं जितना संभव हो उतना साफ और स्वच्छ रहूंगा। पास में एक अस्पताल है, इसलिए अगर मैं आपके एक हाथ को चोट पहुंचाता हूं, तो यह आपके जीवन को खतरे में नहीं डालेगा, फेंग वुहेन ने हंसते हुए कहा। आपका नियोक्ता कौन है? जियाओ लो ने पूछा। वह अवाक रह गया। जब ठगों का एक समूह चला गया, तो परेशानी पैदा करने वाला दूसरा समूह भी साथ आ गया। उन्होंने कहा, हम में से जो समाज के हाशिए पर घुल-मिल जाते हैं, उनके लिए हम केवल विश्वसनीयता की बात कर सकते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपको बताऊंगा? फेंग वुहेन ने जवाब दिया। भाई फेंग, उस पर समय बर्बाद मत करो। वह इनाम अभी भी हमारे लिए इंतजार कर रहा है। इस शहर में रहने की लागत बहुत अधिक है। बिना किसी आय के हमें जल्द ही पुलों के नीचे सोना होगा, मुट्ठी बांधे एक क्रूर दिखने वाले व्यक्ति ने चिल्लाया। अध्याय 102 द्वंद्व युद्ध। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। उन पांचों ने जियाओ लुओ को ऐसे घूरा जैसे वे जाल में फंसे शिकार को घूर रहे हों। वातावरण में रक्तपात का एक हल्का निशान था। उस समय जियो लुओ ने किसी के बारे में सोचा। एक मुस्कान के साथ उन्होंने पूछा, क्या हुआ है फेंग ने आप लोगों को मेरे पीछे भेजा? 1 महीने पहले हुआ है फेंग के नाम के एक अमीर आदमी के साथ उनका कुछ घर्षण हुआ था। क्या है फेंग? मुझे नहीं पता कि वह कौन है। फेंग वुहेन और उनके लाकी ने ज्यादा प्रतिक्रिया दी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें नहीं पता था कि हुआ है फेंग कौन था। उसने जियो लुओ को देखा। अपने होठों के कोने पर उत्साह का संकेत देते हुए उन्होंने कहा, बड़े भाई, आप पहला काम है जो हमने घर छोड़ने के बाद किया है। आप इसे बुरी किस्मत के लिए तैयार कर सकते हैं कि हम आज आपसे टकरा गए। क्या हम वास्तव में लड़ने जा रहे हैं? जियाओ लुओ ने आह भरी। सच कहूं तो उन्हें नहीं पता था कि उन्हें अपनी किस्मत को अच्छा मानना चाहिए या बुरा। फेंग वुहेन की आंखें बर्फीली हो गई। पीछे मुड़ते हुए उसने कुछ कदम उठाए और कहा, लिटिल वू, यह करो। भाई फेंग, आप ऐसा क्यों नहीं करते? भयंकर दिखने वाले आदमी ने हैरान होकर पूछा। फेंग वुहेन अचानक गुस्से में था। आदमी के सिर के पीछे की ओर सूंघते हुए वह चिल्लाया, मैं मालिक हूँ। बॉस यह कैसे कर सकता है? बेकार की बातें करना बंद करो। जल्दी करो और लड़ो। ओह! चारों लोग गरजे और जियाओ लुओ पर अपनी मुट्ठी लहराई। शियाओ लुओ शांत रहे। उनके चेहरे पर शुरू से अंत तक लगातार मुस्कान बनी रही। अगले ही पल उसका शरीर अचानक हिल गया और उसके पैर की उंगलियों ने चुपचाप जमीन को ब्रश किया। हवा की तेज भीड़ के साथ उसका शरीर जमीन से गिर गया। 2 गज की दूरी तक फैले एक सुरुचिपूर्ण 180 डिग्री ट्विस्ट के साथ उनका पतला दाहिना पैर एक चाल कोण में बह गया। पेंग पेंग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 2 दबी हुई आवाजों के साथ 2 लोगों को तुरंत उड़ान भरने के लिए भेजा गया। हाँ? फेंग वुहेन और शेष 2 पुरुष चौंक गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक कमजोर दिखने वाले बच्चे के पास वास्तव में इतनी विस्फोटक शक्ति होगी। जियाओ लुओ के होठों के कोने मुड़ गए। बिना रुके वह काली बिजली के बोल्ट की तरह अन्य 2 पुरुषों की ओर चमका और फिर से गोली मार दी। एक पवन चक्की की तरह घूमते हुए उसने सीटी की आवाज के साथ अपने पैरों को घुमाया और 2 पुरुषों के चेहरे पर एक कठोर किक उतारी। पुरुषों ने धीरे धीरे प्रतिक्रिया नहीं की,
और उन्होंने अपने चेहरे की रक्षा के लिए अपनी बाहों को पार करके तुरंत रक्षात्मक मुद्राओं को अपनाना चुना। लेकिन जैसे ही जियाओ लो के पैर उनकी ओर बढ़े, उन्हें एक पृथ्वी बिखरने वाला बल महसूस हुआ। वे इसका विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थे और पीछे हट गए। वे जल्दी से 4 से 5 कदम पीछे चले गए, लेकिन अंततः जमीन पर गिरने से बचने में असमर्थ थे। उनकी बाहें लंगड़ा नूडल्स की तरह महसूस हुई और वे प्रभावी रूप से अपंग हो गई। क्या बात है? आप इतने शक्तिशाली कैसे हैं? फेंग वुहेन हैरान था कि वह अपने 4 भाइयों को समूह से बाहर करने में कामयाब रहा था। यह एक बच्चे के लिए बहुत अधिक शक्ति थी। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उनमें से 5 ने एक बार अपने नंगे हाथों से एक अंधे काले आदमी से निपटने के लिए एक पहाड़ का दौरा किया था। अंधे आदमी का वजन 2 या 300 पाउंड था, लेकिन उन्हें उसे भेजने के लिए केवल 2 लोगों की आवश्यकता थी। जब वे हाल ही में बड़े शहर में आए थे, तो उन्होंने सोचा था कि वे अजेय थे और दुनिया के शीर्ष पर थे। कौन अनुमान लगा सकता था कि उन्हें जो पहला काम मिलेगा, उसमें किसी ऐसे व्यक्ति को लेना शामिल होगा जो लड़ने में इतना अच्छा हो? नहीं, ज्यादा नहीं है, बस आपसे थोड़ा बेहतर। जियाओ लो ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। अरे, क्या आपने नहीं कहा कि संख्याओं के साथ लोगों को धमकाना अच्छा नहीं है? फिर आप भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? फेंग वुहेन का चेहरा लाल हो गया और उसे खुद का बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम नौकरी करने के लिए अन्य लोगों के पैसे स्वीकार कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपको धमकाना नहीं है। हम उस समूह से अलग हैं जिसका आपने पहले सामना किया था। ओह, उस मामले में बस वहां खड़े मत रहो और कुछ भी मत करो। मेरे पास आओ। जियाओ लो ने अपनी भौहें उठाते हुए चुनौती दी। यद्यपि ये 5 पुरुष आकर्षक थे, फिर भी उन्हें अपनी मुट्ठी से आश्वस्त होना था। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा हूँ। हो। फेंग वुहेन के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई और उसके मुंह से एक क्रूर भालू जैसी दहाड़ फूट पड़ी। दुनिया शांत थी और उसकी दहाड़ के कारण सड़क के किनारे चलने वाली हवा मोटी, उजाड़ और रातसी हो गई। फेंग वुहेन के पास एक जंगली जानवर की आभा थी। पागलों की तरह आगे बढ़ते हुए उसने जियाओ लो पर एक मुक्का उड़ाया। उसकी सरल जंगली मुट्ठी ने हवा को तेज कर दिया। कोई फैंसी चाल नहीं थी। वाह, यह थोड़ा डरावना है, जियाओ लो ने हल्के से थिरकते हुए टिप्पणी की। लेकिन वह पीछे नहीं हटे। इसके बजाय अपने दाहिने पैर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने फेंग वुहेन के पेट को जंगली चाबुक की तरह निशाना बनाया। वह रुका नहीं और फेंग वुहेन को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं दिया। कुरकुरा लेकिन सुस्त ध्वनि ने फेंग वुहेन के शरीर को जमीन छोड़ने का कारण बना दिया। पपफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक कदम। सिर्फ एक कदम के साथ हिंसक, हवा रहित हमला जो लहर की तरह फैल गया था, तुरंत काबू पा लिया गया था। फेंग वुहेन का शरीर बम की तरह पीछे की ओर उड़ गया। उन्होंने अपनी पीठ पर गिरने से बचने के लिए हवा में अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र को जबरन उलट दिया और अर्धघुटने की स्थिति में उतरने में कामयाब रहे। फिर भी वह रुकने से पहले लगभग 1 मीटर पीछे खिसक गया। घूंट। अन्य पुरुषों ने गहरी सांस ली। अपनी काली शर्ट में शियाओ लो को एक दुष्ट आभा छोड़ते हुए देखकर वे अपनी लार को निगलने से खुद को रोक नहीं सके। जियाओ लो उस समय उनके लिए दुर्गम दिखाई दिया। वह एक उत्कृष्ट सेनानी थे। क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ने जा रहे हो? जियो लो ने फेंग वुहेन को देखते हुए व्यंग्यात्मक रूप से मांग की। वह बाहर नहीं गया था, अन्यथा उनके पैर ने फेंग वुहेन को और भी घायल कर दिया होता। बेशक मैं लड़ूंगा। फेंग वुहेन दहाड़ा और उसकी ओर दौड़ा। वह 3 से 4 गज की दूरी से चीता की तरह शियाओ लो पर कूद गया। उनका पूरा शरीर अचानक एक तोपखाने के खोल में बदल गया, जिसमें शियाओ लो पर निर्देशित एक शक्तिशाली बल था। उसने तेज गति से चलते हुए मुट्ठी भींच ली और वे उसका एकमात्र हथियार बन गए। जी। जैसे ही वह जियाओ लो के करीब और करीब आया, एक कान चुभने वाली सीटी की आवाज हवा में फैल गई। उसके चारों साथी उत्तेजना में सीधे हो गए और लगभग चिल्लाने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि शियाओ लो अभिभूत होंगे और उनके नेता फेंग वुहेन से हार जाएंगे।
लेकिन वास्तविकता क्रूर थी और बिल्कुल भी नहीं थी कि उन्होंने क्या उम्मीद की थी। बैंग! सुस्त आवाज खत्म हो गई और फेंग वुहेन की तोप जैसी मुट्ठी सीधे जियाओ लो की दाईं हथेली में गिर गई। फेंग वुहेन की पुतलियां फैल गई और उसका मुंह थोड़ा अटूट हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी लोहे की मुट्ठियां किसी और शक्ति से बंधी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कपास में मुक्का मारा था और अब उसे स्टील के एक जोड़े ने जकड़ लिया था। बल मजबूत था और गति दृढ़ थी। आपको जंगलों में जंगली जानवरों का सामना करके प्रशिक्षित करना चाहिए था। समस्या यह है कि आपका कदम बहुत मर चुका था। यह पर्याप्त लचीला नहीं था। किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो लड़ना नहीं जानता है, यह ठीक है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो बल के साथ बल से लड़ना जानता है, आप इसकी विनाशकारी क्षमता खो देते हैं। जियो लो ने आदमी पर अपनी पकड़ ढीली करते हुए समझाया। उसका शरीर तुरंत वापस आ गया। बुलशटी! फेंग वुहेन एक चिड़चिड़ा जानवर था। वह केवल फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार होने के लिए पीछे हट गया। जल्दी ही वह एक और झटके में टूट गया। वह ऊंची कूद गया और उसकी कमर जियाओ लो के सिर के समानांतर थी। उसका शरीर हवा के माध्यम से उड़ गया और उसने अपने पैर को बाहर निकालने के लिए रोटेशन के बल का उपयोग किया। यह पैर सीधे जियाओ लो के सिर पर लक्षित था। अगर झटका उतर गया होता तो प्रभाव इतना तीव्र होता कि एक जंगली बैल भी पलट जाता। ठीक है, शियाओ लो हंसे। उसने एक कदम उठाया और फेंग वुहेन के भयंकर पैर को चकमा दे दिया। फिर उसका दाहिना हाथ पंजे में बदल गया। उसने फेंग वुहेन के टखने को चील की तरह पकड़ लिया और उसके कंधे आगे की ओर झुक गए। उन्होंने लगभग 360 डिग्री घूमकर फेंग वुहेन को फेंक दिया। फेंग वुहेन के दो साथियों के पास अपने मालिक को चकमा देने का समय नहीं था, जिसका शरीर एक तोपखाने के गोले की तरह था जिससे वे दर्द में चीख रहे थे। अध्याय 103 वह आत्मविश्वास जो हमारे पास कभी था। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। शेष पुरुष पूरी तरह से शर्मिंदगी में फिर से एकजुट हो गए। दो लोग उठने के लिए संघर्ष कर रहे थे और चिल्लाते हुए फेंग वुहेन की मदद करने के लिए आगे बढ़े। भाई फेंग, करीब मत आओ। खड़े होने की कोशिश करते हुए फेंग वुहेन बड़ा हो गया। उसके पैर मजबूती से जमीन पर लगाए गए थे और वह एक बाघ की तरह उछल पड़ा। गांव में सबसे मजबूत आदमी के रूप में वह एक अभिशाप था जिसे लड़ने में सर्वश्रेष्ठ के रूप में जाना जाता था। उसके पास अपना गर्व था, लेकिन इसे जियाओ लो ने एक पल में चकनाचूर कर दिया था। वह अपमानित महसूस कर रहा था और गुस्से से जल गया था। एक तेज आवाज ने आकाश को भर दिया। यह किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज थी जिसे टूटने के बिंदु तक उत्पीड़ित किया गया था। उसने अपने शरीर को कस लिया और उड़ने वाले तीर या पिंजरे में बंद चील की तरह आगे बढ़ गया। उसने 5 कदम उठाए और खुद को ऊपर खींच लिया। पहले की तुलना में वह अब 50 से 60% तेज और उससे भी अधिक दृढ़ था, क्योंकि उसने अपने शरीर को सीमा तक धकेल दिया था। दोनों पैरों से थपथपाते हुए वह ऊपर उठा और जल्दी से 3 से 4 गज की दूरी तय की। उन्होंने अपने दाहिने पैर को काट दिया और इसे सीधे जियाओ लो की गर्दन पर निशाना लगाया। जियाओ लो ने थोड़ा स्क्विंट किया और अपने पैरों को साइड में ले गया। फेंग वुहेन अपनी पूरी ताकत के साथ थ्रो करते हुए एक बाल से अपना लक्ष्य चूक गए। उसका शरीर ठंडे पसीने में टूट गया क्योंकि किसी कारण से जियाओ लो अचानक उसके पीछे दिखाई दिया। उनके चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन वह जल्दी से प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहे और स्पिन किक लॉन्च करते समय मुड़ गए। तूफान की तरह तेज किक को जियाओ लो ने मारा। शियाओ लो 3 कदम पीछे हट गए और सही मौके का इंतजार करने लगे। उसने अपने हाथ फैलाए और उसे सरल तरीके से आगे बढ़ाया। फेंग वुहेन को लगा जैसे उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वह शियाओ लो के हाथ की हथेली में नाच रहा हो। जैसे ही उसके मुंह के कोने फड़कने लगे, वह पैरों पर मुड़ गया और एक बार फिर जियाओ लो का सामना किया। मर जाओ, वह चिल्लाया। दोनों मुट्ठियां बाहर निकालकर उसने जियाओ लो पर बारिश के तूफान की तरह प्रहार किया। उनका फुटवर्क काफी तेज था। दूसरी ओर शियाओ लो पीछे हट रहा था।
सीधे मुक्कों, ऊपरी कट, सपाट मुक्केबाजी और अनगिनत स्विंग के इस चमकदार प्रदर्शन का सामना करते हुए जियाओ लुओ ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। अपना समय लेते हुए वह वापस चला गया। फेंग वुहेन ने दर्जनों मुक्के फेंके और हर एक अपार शक्ति से भर गया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि हमलों की इस झड़ी के दौरान जियाओ लुओ पूरी तरह से सुरक्षित रहे। वह फेंग वुहेन के ठीक सामने खड़ा था और आसानी से इन सभी मुक्कों से बचने में सक्षम था। इसे समाप्त करने का समय, जियाओ लुओ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक झटके में अपना कदम बढ़ाया। उसकी दाहिनी हथेली एक जहरीले सांप की तरह थी जो अपने शिकार को पकड़ने वाला था, क्योंकि उसने फेंग वुहेन की छाती पर दृढ़ता से मुहर लगा दी थी। शक्ति की हिंसक वृद्धि फेंग वुहेन के शरीर के संपर्क में आई और उस पर बेतहाशा फैल गई। बिना तार वाली पतंग की तरह उसने नियंत्रण खो दिया और पीछे की ओर उड़ गया। वह जमीन पर गिर गया जोर से और उसका रक्त परिसंचरण बाधित हो गया। उसने अपने गले में मिठास का स्वाद चखा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था और उसके दांतों की 2 पंक्तियां पूरी तरह से लाल रंग में रंगे हुए थे। इसके अलावा उसने अपने गले में जो सोने की चेन पहनी हुई थी वह टूटी हुई थी, उसके बगल में बिखरी हुई थी। भाई फेंग! चारों लोग चिल्लाए और उसे बचाने के लिए दौड़े। फेंग वुहेन की मदद करने के बाद वे जियाओ लुओ में पहुंचे। शियाओ लुओ ने उन्हें कुछ मुक्कों और लातों से बाहर कर दिया। सभी पुरुषों को उनके हाथ और पैर पकड़कर दर्द से रोते हुए छोड़ दिया गया था। चीजें खराब दिख रही थी। चीजें वास्तव में खराब लग रही थी। फेंग वुहेन निराश था। उन्होंने इस शोरगुल और हलचल भरे शहर में अपना नाम बनाने की तलाश में बिग माउंटेन छोड़ दिया था। हालांकि बिना किसी योग्यता या शिक्षा के उनमें से किसी के लिए भी उचित नौकरी पाना मुश्किल था। उन्होंने लगभग कुछ $1000 का उपयोग किया था जो वे आए थे, और उन्हें अभी भी कोई काम नहीं मिला। जब वे अपनी बुद्धि के अंत में थे तो एक अजनबी ने उन्हें पाया था और उन्हें 20,000 देने का वादा किया था अगर वे किसी लड़के की बाह तोड़ सकते थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें वैसी ही होंगी जैसी उन्होंने की थी। जो एक आसान 20 भव्य होना चाहिए था, वह इतना मुश्किल काम बन गया था। जियाओ लुओ एक राक्षस था और उसने सभी 5 भाइयों को एक लुगदी से पीटा था। शियाओ लुओ उनके ऊपर गिर गया और बड़ी सोने की चेन उठा ली। एक चंचल मुस्कान के साथ उसने कहा, यह सोने की चेन क्यों टूट गई? फेंग वुहेन उठ गया। हालांकि वह जियाओ लुओ से डरता था, उसने जल्दी से जवाब दिया, यह मुझे अच्छा दिखने के लिए एक नकली श्रृंखला है। इस तरह के एक झटके के बाद यह कैसे नहीं टूट सकता है? मैं देखता हूँ। यह केवल सोने की एक परत के साथ चढ़ाया गया था। फिर भी चढ़ाना अति सुंदर है। अगर मैंने इसे बारीकी से नहीं देखा होता तो मैं यह नहीं बता पाता कि यह नकली सोना है। जियाओ लुओ ने चेन के साथ खिलवाड़ किया और इसे अपनी जेब में रखते हुए कहा, मैं इसे ले जाऊंगा। मेरे साथ व्यवहार करने में विफल रहने के लिए इसे मुआवजा माने। अपना वाक्य समाप्त करने के बाद वह पीछे मुड़ा और चला गया। फेंग वुहेन ने राहत की सांस ली, अपने हाथों को उठाया और अपने मुंह से खून पोंछा। ओह, वैसे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शियाओ लुओ रुक गया और पीछे मुड़ गया। फेंग वुहेन और उसके 4 साथी डर गए। उनके हावभाव अस्वाभाविक हो गए। जियाओ लुओ मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो। मैं आप लोगों को मौके पर नहीं डालूंगा। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ। आप बेशर्म, घमंडी, स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन सही रास्ते पर चलना जरूरी है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। केवल ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करने और प्रयास करने के लिए तैयार नहीं हैं। सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। दुनिया तुम्हारी सीप है। जैसे ही वह रुका, एक सफेद कोरोला उसके ठीक सामने खींच लिया। यह झांग दशान था। तांग रेन और शियाओ रुई भी कार में थे। क्या हुआ? झांग दाशान ने उनकी ओर देखा और पूछा। ज्यादा कुछ नहीं। शियाओ लुओ ने दरवाजा खोला और कार में बैठ गया। झांग दशान का चेहरा संदेह से भर गया क्योंकि उसने धीरे धीरे इंजन चालू किया।
गोल आंखों और एक अच्छी तरह से गठित माथे वाला लड़का जो तेंदुए जैसा दिखता था, ने पूछा, भाई फेंग, हमें क्या करना चाहिए? उन्हें जमा के रूप में ग्राहक से $10,000 मिले थे, लेकिन वे अंत में काम पूरा नहीं कर पाए थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग सभी $10,000 का उपयोग किया था। कोई रास्ता नहीं था कि वे इतने पैसे के साथ आ सकते थे अगर वे इसे अभी वापस करने का फैसला करते हैं। हम और क्या कर सकते हैं? हम उससे लड़ेंगे, भले ही इसका मतलब मरना हो, एक आदमी ने अपने दांतों को किरकिरा करते हुए कहा। चुप रहो, फेंग वुहेन ने सांस छोड़ते हुए कहा, आप में से 10 भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह शांत थे और किसी भी तरह का दबाव महसूस नहीं कर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर वह चाहता तो एक काले भालू को एक मुक्के से मार सकता था। डर के मारे उसकी आंखें भर आईं। शियाओ लुओ ने अपने दिल में अमिट आतंक छोड़ दिया था। वास्तव में वह खुश था। खुशी है कि जियाओ लुओ बहुत क्रूर नहीं था, अन्यथा वह उसे और उसके भाइयों को अपंग बना सकता था। भाई फेंग, हम कुछ और दिनों में बाकी पैसे का उपयोग करने जा रहे हैं। आवास का भी उल्लेख न करें। तब तक भोजन भी हमारे लिए एक समस्या बनने जा रहा है। जब हम गांव से निकले तो हर कोई आया और हमें छोड़ दिया। हमने उनसे वादा किया था कि हम सफल होने जा रहे हैं, लेकिन अब हर कोई कहता था कि बड़े शहर में पैसा कमाना आसान था। हर जगह पैसे से भरा हुआ है, उन्होंने कहा। तो ऐसा क्यों है कि जब से हम यहाँ आए हैं, घनी गगनचुंबी इमारतों के अलावा हमने कुछ और नहीं देखा है? वे चारों निराश थे। वे जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ बड़े स्तर पर आए थे, लेकिन अब वे सिर्फ अनजान और असहाय थे। यह सब कुछ 1 महीने के भीतर हुआ था। फेंग वुहेन ने अपने हाथ हिलाए और उन्हें रोकते हुए कहा, इसे बंद करो। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि इस बड़े शहर में हमारे लिए कोई उपयुक्त नौकरी नहीं है। ओह! उन चारों ने सिर हिलाया। जब तक फेंग वुहेन का पतन नहीं हुआ, तब तक वे अपने भविष्य के लिए आशा नहीं खोएंगे। अध्याय 104 मूर्ख लड़की। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। भाई, आपके और यूयू के बीच चीजें कैसे हुई? क्या हमारे जाने के बाद कुछ रोमांटिक हुआ? जियाओ रुई ने बहुत उम्मीद के साथ कार में पूछा। उसकी सुंदर पुतलियां उत्साह से चमक रही थी। जियाओ लो ने अपनी बहन की ओर देखा और गुस्से से जवाब दिया, पूरे दिन तुम्हारे उस सिर में क्या चल रहा है? क्या झांग दशान एक बुरा प्रभाव है? तुम इतने भ्रष्ट कैसे हो गए हो? जैसे ही उसने यह सुना, झांग दशान ने गुस्से से जवाब दिया, लानत है। जब मैं लेटा होता हूँ तब भी मुझे गोली मारी जाती है। बुरे प्रभाव से आप क्या समझते हैं? अगर किसी का बुरा प्रभाव है तो वह तांगरेन, आपके बहनोई हैं, जो बुरा प्रभाव डालते हैं। अरे, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तांगरेन ने अपने हाथों को फेंकते हुए और एक निर्दोष चेहरा बनाते हुए कहा। अरे बेटा, इस सब में धार्मिकता से कार्य करने की कोशिश करना बंद करो। मैं आपको और बहन लोगों के खरीदारी करते समय गले लगाने और चूमने के स्नेही तरीके को देखकर बीमार और थक गया हूँ। यह पूरी तरह से विचारहीन है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह 300 वाट का लाइट बल्ब कैसा लगता है? झांग दशान अपने रियरव्यू मिरर में तांगरेन के प्रतिबिंब को देखते हुए चिल्लाया। आप क्या कह रहे हैं, बड़े चेहरे वाले झांग? क्या होगा अगर मैं अतिरिक्त के पैक के साथ आपका मुंह बंद कर दूं? जियाओ रुई ने झांग दशान के सिर को धक्का देते हुए कहा। अति। जियाओ लो ने एक हंसी को दबा दिया। यह सोचना कि उसकी बहन च्यूइंग गम के साथ किसी को रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी, भले ही उसके पास मुश्किल से कुछ बचा था। झांग दाशान ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, यह मत सोचो कि मैं इस बात से अनजान हूँ कि आप यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे केवल मुझे दे रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि मेरे पास बुरी सांस है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो इसे वापस दें। जियाओ रुई ने गम के पैक को वापस पाने के प्रयास में अपने हाथों को फैलाते हुए कहा। झांग दशान ने तुरंत अपने गर्व को निगल लिया और कहा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, इसे गंभीरता से न ले। इसके अलावा
आपको कुछ भी वापस नहीं लेना चाहिए जो आपने पहले ही दिया है। वाह! जियाओ रुई ने उसे परेशान किया और अनदेखा कर दिया। फिर उसने अपनी सीट के नीचे से एक पेपर बैग निकाला। उसने इसे जियाओ लुओ को दिया और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, भाई, मैंने इसे आपके लिए खरीदा है। तुमने क्या खरीदा? जियाओ लुओ ने बैग स्वीकार करते हुए कहा। एक ऊन स्वेटर। मौसम ठंडा हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को ठंड लगे, जियाओ रुई ने कहा। जियाओ लो ने इसे बाहर निकाला और देखा कि यह एक शैली थी जो उसके अनुकूल थी। स्वेटर ढीला था और छाती क्षेत्र एक परिदृश्य की छवि के साथ मुद्रित किया गया था। बनावट अच्छी थी और यह स्पर्श के लिए नरम था। उन्होंने पूछा, आपने इस पर काफी खर्च किया होगा? यह इतना खर्च नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना महंगा हो सकता है, पुरुषों के कपड़े हमेशा महिलाओं की तुलना में सस्ते होंगे। जियाओ रुई ने आराम से मुस्कान के साथ कहा, आप इस स्वेटर को परत कर सकते हैं या इसे अपने दम पर पहन सकते हैं और यह किसी भी चीज के साथ अच्छा होता है। हालांकि इसे न धोना बेहतर है। यदि यह गंदा है तो बस इसे कपड़े धोने की दुकान पर ले जाएं। इस तरह आप सामग्री को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आप इसे लंबे समय तक पहनने में सक्षम होंगे। भविष्य में मुझ पर पैसा खर्च मत करो। मैं अपने लिए चीजें प्राप्त कर सकता हूँ। आप और तांग रेन ने अभी एक परिवार शुरू किया है, इसलिए आपको अपना पैसा बचाना चाहिए। यदि किसी परिवार के पास कोई बचत नहीं है तो यह कठिन होगा, चाहे आप कहीं भी जाएं, जियाओ लो ने ईमानदारी से कहा। ठीक है, मैं समझ गया। आप कब से माँ और पिताजी की तरह इतने पागल हो गए? शियाओ रुई ने जवाब दिया। जियाओ लो ने एक सीधा चेहरा रखा क्योंकि उन्होंने जवाब दिया, मैं आपको और तांग रेन के लिए परेशान कर रहा हूँ। क्योंकि आप पहले से ही विवाहित हैं, इसलिए आपके लिए इच्छाशक्ति बंद करने का समय आ गया है। एक दूसरे का साथ पाने के लिए आपसी समझ, सहनशीलता और समझदारी की भावना होनी चाहिए। इसलिए हर समय बचकाना होना बंद करो। भाई, हम आपकी सलाह सुनेंगे और अपना जीवन अच्छी तरह से जिएंगे। तांग रेन ने शियाओ रुई के साथ उंगलियां जोड़ दी। उसने अपनी पत्नी को प्यार से देखा और कहा, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं रुई से शादी करने में सक्षम हूँ, इसलिए मैं उसकी अच्छी देखभाल करना सुनिश्चित करूँगा। मैं उसे कभी पीड़ित नहीं करूँगा। हाँ। जियाओ लो ने सिर हिलाया और चुप हो गया। हालांकि वह अभी भी सोचता था कि उसकी बहन अपरिपक्व थी, उसे तांग रेन के साथ अपना जीवन जीना पड़ा। यह उसकी यात्रा थी और इससे ज्यादा वह कुछ नहीं कह सकता था। थोड़ी देर बाद वे तांग रेन और जियाओ रुई के निवास पर पहुंचे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भाई, अगर आपको यूयू की अच्छी छाप है तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा और इसके लिए जाना होगा। हमारे अस्पताल में कई एकल पुरुष डॉक्टर गुप्त रूप से उसके पीछे पड़े हुए हैं। यदि आप उसे कसकर नहीं पकड़ते हैं तो कोई और उसे पकड़ लेगा। जियाओ रुई ने कार से बाहर निकलने के बाद जियाओ लो को चेतावनी दी। चिंता मत करो, मैं इस अवसर का लाभ उठाऊंगा, जियाओ लो ने जवाब दिया। जियाओ रुई ने अपनी मुट्ठी भींच ली और जियाओ लो को खुश किया। ऑल द बेस्ट भाई। जब कार में सिर्फ वे दो थे, झांग दशान सक्रिय था और तुरंत खुदाई शुरू कर दी। अब अपने भाई के साथ ईमानदार रहो। आप छोटी बहन सन यू के बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या कोई चिंगारी है? जियाओ लो ने रात के दृश्य को देखा और कहा, यह ठीक है। मुझे लगता है कि मैं उसे बेहतर तरीके से जान सकता हूँ। छोटी बहन सुन यू बिल्कुल भी बुरी नहीं है। वह ताज़ा और साफ सुथरी दिखती है और पीली त्वचा है। मुझे लगता है कि वह आपके लिए एक आदर्श साथी है, झांग दाशान ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। जियाओ लो ने हंसते हुए विषय को बदलने की कोशिश की। वैसे मेरी बहन ने इस ऊन स्वेटर पर कितना खर्च किया? 1999, झांग दाशान ने तुरंत जवाब दिया। क्या? 1999? शियाओ लो की आंखें चौड़ी हो गई। वह जानता था कि स्वेटर सस्ता नहीं था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इसकी कीमत लगभग $2000 होगी। ऐसा नहीं था कि वह पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे लगा कि यह एक ही समय में बहुत शानदार और बेकार था।
किस ऊन स्वेटर की कीमत $1999 है? झांग दशान को आखिरकार उस पल में कुछ एहसास हुआ। व्यथित महसूस करते हुए उन्होंने टिप्पणी की, मैं इसके लिए तैयार हूँ। बहन लो ने मुझे वास्तविक कीमत का खुलासा नहीं करने के लिए कहा। उसने मुझे आपको यह बताने के लिए कहा कि अगर आप पूछे तो इसकी लागत कुछ $100 है। ओह, मेरा यह मुँह! मैं इसे नियंत्रित क्यों नहीं कर सकता? वह व्यथित नहीं था क्योंकि उसने स्वेटर की वास्तविक कीमत का खुलासा किया था, बल्कि इसलिए कि उसने जियाओ रुई के सामने कसम खाई थी, और यह वास्तव में एक गहन शपथ थी। अगर उन्होंने स्वेटर की वास्तविक कीमत का खुलासा किया, तो वह उपांग जो उन्हें अपने परिवार के नाम को आगे बढ़ाने में मदद करने वाला था, हर दिन आधा इंच छोटा हो जाएगा, जब तक कि कुछ भी नहीं बचा था। टैग अभी भी यहाँ है, तो यह उसके दिमाग में क्यों नहीं आया? यहाँ तक कि अगर यह नहीं था, तो मुझे केवल यह पता लगाने के लिए ऑनलाइन जाना होगा कि इसकी लागत कितनी है। वह मुझसे इस तरह की बात नहीं छिपा सकती। मूर्ख मूर्ख! चूंकि आप और तांग रेन वहां थे, तो आपने उसे क्यों नहीं रोका? शियाओ लो ने शोक व्यक्त किया। बड़े होने के दौरान वह बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरा था और अब इस तरह के शानदार सामानों का आनंद लेना मुश्किल हो गया था। हम उसे कैसे रोक सकते हैं? तांग रेन उसकी आज्ञा का पालन करता है। जहां तक मेरी बात है, मेरे शब्द उसके लिए मौसा की तरह है, तो वह मेरी बात क्यों सुनेगी? झांग दाशान ने शिकायत की और तुरंत बाद अपने दोस्त को दिलासा दिया। गुस्सा मत करो, हालांकि वह केवल ऐसा कर रही है क्योंकि वह अपने भाई के रूप में आपकी परवाह करती है। उसने कहा कि आपकी अलमारी साधारण कपड़ों के एक गुच्छे से भरी हुई है, जिसमें से प्रत्येक की कीमत $1 या $200 है। उनमें से कोई भी अच्छी गुणवत्ता का नहीं है, इसलिए उसने आपको यह खरीदा। अगर आप इसे पहनते हैं, तो आप बहुत बेहतर दिखेंगे। एक कहावत है, कपड़े आदमी बनाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे लग रहे हैं। आपको अभी भी स्टाइलिश कपड़ों का एक सेट पहनना होगा। जियाओ लो ने सांस छोड़ी और खुद को शांत किया। अब कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि उसने पहले ही स्वेटर खरीद लिया था, इसलिए रिफंड पाने से काम नहीं चलेगा। फिर भी उसे अपनी बहन के लिए बुरा लगा। उसका वेतन बहुत अधिक नहीं था। दूसरी ओर तांग रेन अभी भी अपनी इंटर्नशिप खत्म कर रहा था और वर्तमान में अपनी पत्नी से भी कम कमा रहा था। उन दोनों के पास अभी भी भुगतान करने के लिए बिल थे। अब जब उन्होंने इस ऊन स्वेटर पर $2000 खर्च किए थे, तो उनके पास बाकी महीने के लिए खुद पर खर्च करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त पैसा बचा होगा। वह मूर्ख लड़की! जियाओ लो ने अवर्णनीय गर्मी की भावना महसूस की। वह दुनिया में जो सबसे ज्यादा चाहता था वह जियाओ रुई के लिए उसे चीजें खरीदने या उसे कुछ भी देने के लिए नहीं था, बल्कि उसके लिए तांग रेन के साथ खुशी से अपने दिन बिताना था। यह जियाओ रुई के लिए जियाओ लो की इच्छा थी। अध्याय 105 चर्चा। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जियांगचेंग इंटरनेशनल होटल। एक जोर से भेदी रिंगटोन की आवाज आई। ओल्ड हाउसकीपर, आपके पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ उचित है, अन्यथा आप इसे मुझसे प्राप्त करेंगे, हुआ हैफेंग ने गुस्से में कहा कि उसे बाधित किया गया था। दूसरे छोर पर कुछ पुरानी आवाज ने जवाब दिया, मास्टर, कि जियाओ लो दिखाई दिया है। जियाओ लो? यह बढ़िया है। मैं लगभग 1 महीने से उसे खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। यह समय है कि वह दिखाई दे, हुआ हैफेंग ने अचानक अलर्ट पर कहा। उन्होंने कहा, मैंने आपसे किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए कहा जो उसकी एक बाह को अपंग कर दे। क्या इस मामले पर ध्यान दिया गया है? ठीक है, इसके बारे में अभी तक नहीं। अभी नहीं? इसका क्या मतलब है? हुआ हैफेंग ने मांग की। हाउसकीपर ने जवाब दिया, ताकि मास्टर के लिए कोई परेशानी न हो, मैंने जानबूझकर 5 अजनबियों को पाया। वे बहुत कुशल हैं, और हमारी कंपनी के 20 अंगरक्षक उनकी क्षमताओं से मेल नहीं खा सके। बात बस इतनी सी है। बस क्या? हुआ हैफेंग ने ठंड से मांग की। यह सिर्फ इतना है कि जियाओ लो और भी अधिक कुशल है। वे 5 लोग उसके लिए एक मोमबत्ती नहीं पकड़ सकते थे। कचरा। पप फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
हुआ हेफेंग को लगा जैसे उसके फेफड़े फटने वाले हैं। मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे, फिर भी तुमने मुझे ऐसा कचरा पाया। क्या तुम बेवकूफ हो? बूढ़े हाउसकीपर को डर लग रहा था और डांट के बाद वह शर्मिंदा था। वास्तव में 2 लाख नहीं थे। उसे अपने मालिक से केवल 20,000 मिले थे और शेष 180,000 उसके लाभ से लिए गए थे। क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ है, मुझे 200,000 वापस दो। 1% भी कम नहीं। अगर 1% भी गायब है तो मैं आपको जीवित छोड़ दूंगा। हुआ हेफेंग दहाड़ा। उसने हांफते हुए फोन लटका दिया। 3 दिन बीत गए और जियाओ लो ने अपना निर्णय लिया। चोंगशान हाउस पहुंचने पर शियाओ लो ने झांग दाशान को निर्देश दिया, यहाँ मेरा इंतजार करें। क्या आपने अभी तक इस बारे में अपना मन बना लिया है कि आप प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? झांग दाशान ने दबाव डाला। वह जियाओ लो की तुलना में भी अधिक चिंतित था। जियाओ लो ने अपनी भौहें उठाईं और जवाब दिया, आंशिक रूप से हाँ, लेकिन आंशिक रूप से भी नहीं। क्या बात है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। क्या आप पहेलियों में बात नहीं कर सकते? झांग दाशान ने जवाब दिया, स्पष्ट रूप से चकित। इसके बारे में चिंता मत करो, बस मेरे बाहर आने का इंतजार करें। फिर जियाओ लो मुड़ा और उसके सामने ऊंची इमारत में चला गया। चू युनशोंग पहले से ही कार्यालय में जियाओ लो के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके पास एक सूट और चमड़े के जूते थे। उसकी हेयरलाइन थोड़ी कम हो रही थी और उसकी चमकदार आंखों के ऊपर अंधेरे मोटी भौहें थी। उसकी छाती चौड़ी थी और एक कठोर व्यवहार छोड़ रही थी। अपने सामने बैठे शियाओ लो को देखते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है जियाओ लो, क्या आपने फैसला किया है? मेरे पास है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने अपने फोल्डर से कागज का एक टुकड़ा निकाला। उस पर कुछ वाक्य मुद्रित थे और उसने इसे चू युनशियोंग को पारित कर दिया। चू युनशियोंग ने इसे देखा और भौहें सिकोड़ी। ओ! अखबार में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शियाओ लो ने चोंगशान हाउस के मालिक चू युनशियोंग से 600 मिलियन उधार लिए थे। उधारकर्ता और ऋणदाता के नाम, साथ ही तारीख, सभी को स्पष्ट रूप से लिखा गया था। अवधि 1 वर्ष थी और मासिक ब्याज दर भी शामिल थी। शियाओ लो ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और चमकदार लाल स्याही में अपने अंगूठे का निशान प्रदान किया था। यह एक बहुत विस्तृत आयु था। तुम क्या कर रहे हो? चू युनशियोंग हैरान था। जियाओ लो ने हंसते हुए कहा, मिस्टर चू, आपने लो की कार्यशाला को 550 मिलियन में खरीदा था। अब मैं इसे आपसे 600 मिलियन में खरीदना चाहता हूँ। हम? चू युनशियोंग अब पूरी तरह से जाग गया था। क्या आप मुझसे व्यापार के बारे में बात करना चाहते हैं? शियाओ लो ने अपने भीतर के व्यापारी को जगा दिया था। जियाओ लो ने सिर हिलाया और कहा, मेरी गणना के अनुसार लो की कार्यशाला वर्तमान में हर दिन $300,000 खो रही है। इसे सुलझाना मुश्किल है और हर कोई इससे असहज है। जब वह बोल रहा था, उसने लो की कार्यशाला की वित्तीय हानि रिपोर्ट चू युनशियोंग को दी। चू युनशियोंग ने इसे संक्षेप में देखा, फिर इसे कवर किया और कहा, लो की कार्यशाला वित्तीय कठिनाई का सामना कर रही है, तो आप इसे क्यों खरीदना चाहते हैं? क्योंकि मुझे विश्वास है कि यह वापसी करेगा, जियाओ लो ने शांति से और दृढ़ संकल्प के साथ जवाब दिया। चू युनशियोंग की आंखें संकुचित हो गई। उन्होंने गरीब आदमी फेंग चांगमियाओ की मदद करने के लिए केवल सुविधा के लिए लो की कार्यशाला खरीदी थी। यहाँ तक कि उन्हें विश्वास नहीं था कि लो की कार्यशाला वसूली कर सकती है। इसके अतिरिक्त वह जियो लो की प्रतिभा को बनाए रखने और व्यक्तिगत सहायक के रूप में उनका उपयोग करने के लिए लो की कार्यशाला का उपयोग करना चाहता था। लो की कार्यशाला वापसी कर सकती है या नहीं, यह उनके विचार से परे था। हालांकि तथ्य यह है कि जियो लो व्यवसाय में विश्वास करते थे, भले ही चू युनशियोंग आशावादी नहीं थे। एक व्यापारी के रूप में उनके गौरव को प्रेरित किया। लो की कार्यशाला के साथ समस्या सिर्फ इसकी प्रतिष्ठा में नहीं है। कारखाने और कंपनी के प्रबंधन के साथ कई प्रमुख मुद्दे हैं। इसके अलावा टेस्ट बड्स में उनका एक बड़ा प्रतियोगी है। क्या आप वास्तव में आश्वस्त हैं कि आप लो की कार्यशाला को इसकी पूर्व महिमा में बहाल कर सकते हैं?
चू युनशियोंग ने जियाओ लो को देखते हुए सवाल किया। उन्होंने कहा, मुझे अब इसका जवाब नहीं देना चाहिए। मैं अभी केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या आप श्री चू लो की कार्यशाला को मुझे बेचने के लिए तैयार है? जियो लो ने कहा। यह बच्चा बहुत महत्वाकांक्षी था। चूंकि वह लो की कार्यशाला चाहता था तो उसे यह सब करने दे। चू युनशियोंग मुस्कुराया और कहा, मैंने लो की कार्यशाला का अधिग्रहण करने के लिए 550 मिलियन खर्च किए। अब आप इसे मुझसे खरीदने के लिए 600 मिलियन खर्च करना चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि मैं पहले ही इससे 50 मिलियन कमा चुका हूं। कागज पर ऐसा लगता है कि मुझे सहमत होना चाहिए। विशेष रूप से व्यवसाय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई कारण नहीं है कि मुझे नहीं करना चाहिए। सिवाय इसके कि आप मुझे जो दे रहे हैं वह 600 मिलियन नहीं है। यह केवल कागज का एक टुकड़ा है, एक आईओयू। ऐसा लगता है कि आप कुछ बेकार के साथ कुछ मूल्यवान हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जियाओ लो ने अपनी भौहें थोड़ा ऊपर उठा दी। यहाँ आने से पहले उन्होंने किसी भी तरह से चीजों के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। यदि चू युनशियोंग सहमत हो गए तो वह लो की कार्यशाला को स्वीकार करेंगे और इसे अपने जुनून को भड़काने के लिए एक चुनौती के रूप में लेंगे। यदि चू युनशियोंग असहमत थे तो यह भी ठीक था। हालांकि तब उसे अभी तक यह सोचना बाकी था कि कैसे जवाब देना है। एक दिन उसे एहसास होगा कि वह क्या करना चाहता था। अध्याय 106 डाउनकास्ट पुरुष। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। मैं एक और मानदंड जोड़ने जा रहा हूं। यदि आप इसके लिए सहमत हैं, तो मैं लो की कार्यशाला को आपके नाम पर स्थानांतरित कर दूंगा। इसके बाद यह आपकी व्यक्तिगत कंपनी बन जाएगी जो पूरी तरह से आपकी है। इसके बारे में क्या? चू युनशियोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह उस मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारी चीजें छिपा रहा था, इसलिए जियो लो अपने वास्तविक विचारों को अलग नहीं कर सका। मुझे इसके बारे में बताओ, जियाओ लो ने कहा। चू युनशियोंग ने आईओ को उसके सामने उठाया। जीवंत रोशनी उसकी चमकदार पुरानी आंखों में नाच रही थी क्योंकि उसने कहा, क्या आपने पहले से ही मुझे अब से 1 साल बाद मुनाफे में $600 मिलियन का वादा नहीं किया था? अब चलो एक और शब्द जोड़ते हैं। यदि आप 1 साल के बाद 600 मिलियन का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो आप चोंगशान हाउस में काम करने आएंगे। चू युनशियोंग का मकसद स्पष्ट था। वह चाहता था कि शियाओ लो उसके नियंत्रण में रहे और उसके लिए काम करे। आखिरी चीज जो जियो लो चाहती थी वह प्रतिबंधित होना था। अन्यथा जब चू युनशियोंग ने 3 दिन पहले कहा था कि वह उन्हें लो की कार्यशाला का प्रबंधन करने देने जा रहा है, तो उन्होंने इसे कोई विचार नहीं दिया होगा। बहरहाल चू युनशियोंग के शब्दों ने निस्संदेह शियाओ लो की लड़ने की इच्छा और चुनौती की उनकी इच्छा को उकसाया था। सौदा। एक शब्द का यह ठोस जवाब विशाल कार्यालय हॉल में गूंज उठा। चू युनशियोंग एक पल के लिए रुक गया और फिर पूछा, क्या आप इसे और अधिक ध्यान नहीं देने जा रहे हैं? नहीं। यदि आप असफल होते हैं तो आपको मेरे लिए काम करने की आवश्यकता होगी। मैं असफल नहीं होऊंगा, जियाओ लो ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों की गहराई में शांति और पूर्ण संयम था। चू युनशियोंग ने सिर हिलाया और कहा, लो, मैं आपके इस हिस्से की प्रशंसा करता हूँ। उसने अपने हाथों से ताली बजाई। लेंग जो ने दरवाजा खोला और दस्तावेजों के ढेर के साथ अंदर चला गया। जियांगचेंग लॉ फर्म के एक वकील गे झोंगतियान उनके साथ आए। वैध होने के लिए कॉरपोरेट शेयरों का हस्तांतरण एक वकील द्वारा किया जाना था। जियाओ लो ने अपने नाम पर हस्ताक्षर किए और प्रत्येक दस्तावेज के निचले कोने में अपने अंगूठे के निशान पर मुहर लगाई। हालांकि लो की कार्यशाला को संभालना एक अल्पकालिक योजना थी, शेयरों को स्थानांतरित करने के कागजात पर हस्ताक्षर करने के बाद जियाओ लो ने अपने दिल में थोड़ा दबाव महसूस किया। आखिरकार अभी लो की कार्यशाला एक ऊंट की तरह थी जो भूख से मर रही थी। सब कुछ इस ऊंट को विनाश के कगार से बचाने के लिए जियाओ लो की क्षमता पर टिका था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लो की कार्यशाला व्यापार की दुनिया में उनका पहला कदम होने जा रहा था। मिस्टर चू, अगर कुछ और नहीं है तो मैं चला जाऊंगा। शियाओ लो ने अपने ब्रीफकेस में हस्ताक्षरित दस्तावेज दाखिल किए।
इस क्षण से वह अब लुओ की कार्यशाला का मास्टर था। व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के संचालन का अब चू युनशियोंग से कोई संबंध नहीं होगा। लाभ हो या हानि, जियाओ लुओ उन सभी को सहन करने वाला होगा। चुयू हमेशा मुझसे आपके ठिकाने के बारे में पूछ रहा है। देखिए, मैं हुआए में किसी के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। उनका अपना जीवन है और मेरे पास अपना है। अगर हम एक दूसरे की दुनिया में घुसने पर जोर देते हैं तो किसी को अनिवार्य रूप से चोट पहुंचेगी, जियाओ लुओ ने बेहोश होकर कहा। चू युनशियोंग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे पता है कि क्या करना है। यह हो गया? हाँ, जियाओ लुओ ने सिर हिलाया। झांग दशान ने जियाओ लुओ के ब्रीफकेस के अंदर शेयर हस्तांतरण को अंतिम रूप देने वाले दस्तावेजों के ढेर पर नजर डाली। वह अपने चेहरे पर उत्साह को रोक नहीं सका। शियाओ लुओ आकाश में ऊंची उड़ान भरने वाला था। अपने अच्छे बूढ़े भाई के रूप में झांग दशान को निश्चित रूप से उसका अनुसरण करना था। बस इस विचार ने ही उसे उलझन में डाल दिया। हाँ, वह फूटने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। लुओ की कार्यशाला का आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो आप इतने प्रचारित क्यों हैं? जियाओ लुओ ने अपने दोस्त पर अपनी आंखें घुमाईं। झांग दाशान ने अचानक अपनी हंसी को बोतल बंद कर दिया और जवाब दिया, क्या बात है? आपका क्या मतलब है, बिग बॉस? पुल को पार करने के बाद इसे जलाना चाहते हैं? या क्या आप गधे को उस क्षण मारना चाहते हैं जब वह चक्की पत्थर छोड़ देता है? शियाओ लुओ ने उस पर व्यंग्य किया, और अगर मैं तुम्हें अंदर दे दूं तो तुम वास्तव में क्या करोगे? अरे, तुम छोटे चिकन नहीं हो। मैंने कहा कि मैं सहायक महाप्रबंधक बनूंगा। मैंने मजे के लिए 3 साल तक बैंक में काम नहीं किया, आपको पता है? कम से कम मेरा नेटवर्क आपसे ज्यादा व्यापक है और मैं विभिन्न क्षेत्रों के कुछ मालिकों को जानता हूँ। ठीक है, ठीक है। जाओ अपनी कार ले लो। आइए हमारे पेट भरने के लिए कुछ जगह खोजें। जियाओ लुओ ने बातचीत के विषय को स्थानांतरित कर दिया। शियाओ लुओ निश्चित रूप से झांग दशान से मुंह नहीं मोड़ेंगे। यद्यपि वह अब लुओ की कार्यशाला का मालिक था, दुकान प्रबंधक सन जियान्नान के अलावा वह अपने किसी भी कर्मचारी को नहीं जानता था। झांग दशान को लुओ की कार्यशाला में शामिल होना पड़ता, भले ही वह नहीं चाहता था। उसके साथ उसके अच्छे बूढ़े भाई के साथ वे एक दूसरे की देखभाल करते हुए बहुत सारी चीजों पर नजर रख सकते थे। ठीक है, बॉस। झांग दशान ने नेतृत्व किया और सहायक महाप्रबंधक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। उसने मुस्कुराते हुए इंजन को फिर से चालू किया। थोड़ी देर में वे एक पुलाव दलिया की दुकान के सामने आकर रुके। कार लॉक करने के बाद दोनों दोस्त लापरवाही से अंदर चले गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने गोमांस, सब्जियां और पुलाव दलिया के एक बड़े पकवान की सर्विंग्स का आदेश दिया और तेजी से खाना शुरू कर दिया। जब वे भोजन के आधे रास्ते पर थे तो 5 लोग अंदर आए और पास की एक बड़ी मेज पर बैठ गए। जियाओ लुओ ने उन पर नजर डाली और थोड़ा चौंक गया। वह यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि यह एक छोटी सी दुनिया थी, क्योंकि 5 लोग फेंग वुहेन और उसके गिरोह के अलावा कोई नहीं थे। इस समय वे अपने पूर्व स्वयं की तरह कुछ भी नहीं थे। वे हारे हुए लग रहे थे, विशेष रूप से फेंग वुहेन, जो एक बाघ की तरह उजाड़ लग रहा था जो अपनी पहाड़ियों को छोड़कर मैदानों में उतर गया है। क्योंकि वे दुकान में कई अन्य ग्राहक थे, फेंग वुहेन और उनके गिरोह ने जियो लुओ को नोटिस नहीं किया। भाई फेंग, पवन चक्की कारखाने को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि हम उनकी सुरक्षा के रूप में काम करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि हम यह भी नहीं जानते कि कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है। लोंगफा सुपरमार्केट ने यह भी कहा कि उनके पास अब जनशक्ति की कमी नहीं है। उन्होंने हमें कहीं और काम खोजने के लिए कहा। तियान्यांग लाइट बल्ब फैक्ट्री भर्ती कर रही है, लेकिन वे जो मजदूरी दे रहे हैं वह बहुत कम है। वे हमें भोजन और आवास को छोड़कर केवल 1.4 के देंगे। अगर हम वहां काम करते हैं तो अपने खर्चों में कटौती करने के बाद महीने के अंत तक हमारे पास 1% भी नहीं बचेगा। उनके शब्द अपनी संपूर्णता में जियाओ लुओ के कानों में गिर गए। जियाओ लुओ आह भरने से खुद को रोक नहीं सके और कहा, एक कहावत है, चावल के 5 डॉ के लिए अपनी पीठ मत झुकाओ। लेकिन वास्तविकता क्रूर है।
मनुष्य को जीवित रहने और जीने की जरूरत है। 5 चावल के बिना लोग भूख से मर जाते हैं। यहाँ तक कि 5 सक्षम लोग भी इस भाग्य से बचने में असमर्थ हैं। भाई फेंग, मुझे लगता है कि हमें गुआंगमिंग जिले में वापस जाना चाहिए। एक गैंगस्टर होना इस तरह रहने से बेहतर है, जियाओ, जिनके पास बड़ी गोल आंखें थी, ने सुझाव दिया। और हम ऐसा कैसे करेंगे? हमने ड्रैगन गैंग को नाराज कर दिया है। हमें स्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम अपने जीवन के साथ भाग गए और वापस चले गए। आप कहते हैं उनके पास हजारों लोग हैं और हम में से केवल 5 हैं। आप आत्महत्या पर वापस जाना चाहते हैं? फेंग वुहेन ने कहा। वह आखिरकार समझ गया कि ड्रैगन गैंग वास्तव में कितना दुर्जेय था। वे जियांगचेंग शहर के सबसे प्रमुख भूमिगत संगठन थे। कुछ 3 से 4 हजार सदस्यों के साथ कोई कह सकता है कि उनके प्रभाव में पूरे गुआंगमिंग जिले को शामिल किया गया था। अगर वे 5 नहीं भागे होते तो वे पहले ही मर चुके होते। फेंग वुहेन ने अपनी चाय पी ली और निराश हुए फिर से बोला, चलो थोड़ी देर रुकते हैं और खुद को वैध नौकरी पाते हैं। जब तक वेतन अच्छा है तब तक यह ठीक है, अगर हमें थोड़ा और पीड़ित होने की आवश्यकता है। ठीक है, चलो विषय छोड़ दे और खाएं। आपको जो भी पसंद हो ऑर्डर करें। मेरे पास अभी भी कुछ पैसे बचे हैं। अन्य 4 पुरुषों ने सिर हिलाया और मेनू ब्राउज करना शुरू कर दिया। आप क्या देख रहे हैं? झांग दशान ने पूछा जब उन्होंने जियाओ लो की अजीब अभिव्यक्ति को देखा। क्या कोई सुंदर महिला है? जिज्ञासावश वह मुड़ा और उस दिशा में देखा जहां जियाओ लो घूर रहा था। वह तुरंत निराश हो गया। क्या बात है भाई? 5 बड़े पुरुषों के बारे में इतना अच्छा क्या है? मुझे मत बताओ कि तुम अब समलैंगिक हो। चुप रहो। जियाओ लो ने उसे घूरकर देखा। झांग दशा ने वास्तव में इस कहावत का उदाहरण दिया कि एक गंदा मुंह सभ्य भाषा नहीं बोल सकता है। थोड़ी देर में जियाओ लो और झांग दाशान अपना भोजन समाप्त करने के बाद रेस्तरां से चले गए। एक बार जब फेंग वुहेन और उसके गिरोह के बाकी लोगों ने अपना खाना खा लिया तो वे भी खड़े हो गए और अपने बिल का भुगतान करने चले गए। हालांकि दुकान के मालिक ने उनसे कहा, आपका बिल पहले ही भुगतान किया जा चुका है। भुगतान किया? फेंग वुहेन हैरान था। उसने बाकी लोगों को देखा और पूछा, हमारे लिए किसने भुगतान किया? आपका दोस्त। ओह हाँ, उसने आपको एक नोट छोड़ा। दुकान के मालिक ने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला और फेंग वुहेन को सौंप दिया। जब फेंग वुहेन ने नोट को देखा और उसकी आंखें तुरंत सदमे में फैल गई। जियाओ लो। कागज पर जियाओ लो की संपर्क जानकारी लिखी हुई थी। अन्य 4 भी समान रूप से हैरान थे। उन्हें यहाँ शियाओ लो से मिलने की उम्मीद नहीं थी। नहीं वे कभी सोच सकते थे कि जियाओ लो उनके भोजन के लिए भुगतान करेगा। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास वास्तव में कहीं और जाने के लिए नहीं है तो आप उसे ढूंढ सकते हैं। वह आपको हर संभव मदद देगा, दुकान के मालिक ने जियाओ लो के संदेश से अवगत कराया। फेंग वुहान ने अपने दिल में गर्मी महसूस की। हालांकि यह केवल एक भोजन था, यह वास्तव में उनके लिए बहुत मायने रखता था। अध्याय 107 पद ग्रहण करना। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। शेयर हस्तांतरण के दिन चू युनशियोंग और गे झोंगटियन दोनों मौजूद थे। इसके अतिरिक्त सभी मध्य और ऊपरी प्रबंधन कर्मियों जैसे कि स्टोर प्रबंधकों और मुख्य स्टोर विभाग के प्रमुखों सभी ने भाग लिया। मैंने शुरू में सोचा था कि चोंगशान हाउस के समर्थन के साथ लो की कार्यशाला हमेशा चलेगी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतनी जल्दी पहिया ले लेगा। मैं इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता था। मैंने सुना है कि हमारे नए बॉस अपने 20 के दशक में एक युवा बच्चा है। हाँ, कार्यशाला के लिए किया गया है। चोंगशान हाउस के बिना हमें बचाए बिना टेस्ट बर्ड्स हमें तब तक कुतर देगा जब तक कि हमारी हड्डियां भी खत्म नहीं हो जाती। कुछ स्टोर प्रबंधकों ने एक साथ गपशप की। वर्तमान में लो की कार्यशाला में टेस्ट बर्ड्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बिल्कुल कोई पूंजी नहीं थी। उनकी भुजाएं भी एक ही आकार की नहीं थी। अब जब उन्होंने चोंगशान हाउस की सुरक्षा खो दी थी तो उनका व्यवसाय जल्द ही पूरी तरह से उखड़ जाएगा। फिर भी एक ही समय में
वे इस नए अध्यक्ष के बारे में बहुत उत्सुक थे। उसने लो की कार्यशाला के पूरे शेयरों का अधिग्रहण कैसे किया था? यद्यपि लो की कार्यशाला अब एक मरने वाले ऊंट की तरह थी, फिर भी इसे खरीदने के लिए कुछ 5 से 600 मिलियन डॉलर की आवश्यकता थी। इतनी कम उम्र में एक बच्चे के पास इतना पैसा होने के लिए उसे 2G रिच होना चाहिए। एक सन जियान्नान चुप था क्योंकि वह बिना पलक झपकाए कंपनी के सामने के द्वारों को देख रहा था। उन्होंने पहले ही सुना था कि उनके नए अध्यक्ष जियाओ लो के नाम से गए थे। क्या उनके नए बॉस का नाम सिर्फ एक संयोग था, या यह वही युवा लड़का था जिसने पहले अपनी जान बचाई थी? उस विशेष क्षण में सन जियान्नान किसी और की तुलना में अधिक चिंतित था क्योंकि वह नए मालिक की पहचान की खोज करने के लिए उत्सुक था। कुछ ही समय बाद एक सफेद कोरोला धीरे धीरे सामने के द्वार से चला गया। दरवाजा खुला और शियाओ लो, काले टक्सीडो पहने हुए, कार से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति थे। झांग दशान, इसके विपरीत, अपनी पोशाक में अपेक्षाकृत आरामदायक थे। आखिरकार आज जियाओ लो का डेब्यू था। उसे अपने दोस्त पर हावी नहीं होना चाहिए। जियाओ लो की मुस्कुराती हुई आंखें थी, जो एक सेलिब्रिटी की तरह संकीर्ण और लंबी थी। एक नुकीली और सौम्य नाक, कोनों के साथ एक मुंह थोड़ा उठा हुआ था और अनियंत्रित काले बाल थे। जियाओ लो की उपस्थिति को देखते हुए लो की कार्यशाला के सभी कर्मचारी जो उनका स्वागत करने आए थे, उन्होंने अपने जबड़े गिरा दिए। इसके बाद भीड़ के बीच अनियंत्रित विस्मयादिबोधक और फुसफुसाहट शुरू हो गई और फिर एक पूर्ण चर्चा में विस्फोट हो गया। कर्मचारी मधुमक्खियों के झुंड की तरह गूंज रहे थे। क्या यह श्री जियाओ है? वह बहुत गर्म है। उसके चेहरे के साथ क्या गलत है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह टीवी पर मशहूर हस्तियों से बाहर दिखते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने कहा, उनका स्वभाव असाधारण है। वह किसी महान परिवार से आना चाहिए। जियाओ लो के ठंडे, सुंदर चेहरे को देखते हुए लड़कियों के गाल विशेष रूप से थोड़ा गर्म महसूस कर रहे थे। क्या बात है? जबकि मैं स्वीकार करता हूं कि इस टक्स को पहनने के बाद आपकी सुंदरता बढ़ गई है, ये लोग अतिरंजित कर रहे हैं। उन्हें देखो, वे भेड़ियों की तरह आप पर लाल टपका रहे हैं। भाई, बेहतर होगा कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आप एक सोल हैं। झांग दशान को जलन हो रही थी। लुक के मामले में उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था कि वह जियाओ लो की तुलना में अधिक आकर्षक थे। लेकिन आज जब वह जियाओ लो के बगल में खड़ा था, हर किसी की आंखें उससे चिपकी हुई थी। झांग दशान अंदर से कुछ असंतुलित महसूस कर रहा था। अगर आप ठीक से बात नहीं कर सकते हैं तो बात न करें। कोई भी आपको मूक दर्शक नहीं समझेगा। जियाओ लो ने उसे देखा, फिर चू युनशियोंग की ओर चला गया और दोनों ने समारोहपूर्वक हाथ मिलाया। श्री लो की कार्यशाला अब से आपकी है। बस आओ और मुझसे बात करो अगर आपको कभी किसी चीज की आवश्यकता हो, चू युनशियोंग ने कहा। वह जियो लो को बहुत महत्व देता था। यह निश्चित है, जियाओ लो ने शिष्टाचार से जवाब दिया। तभी असामान्य स्वभाव वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आगे आया और मुस्कुराते हुए जियाओ लो की ओर अपने हाथ बढ़ाए। उन्होंने कहा, नमस्कार श्री शियाओ। मेरा नाम जू गुआनसोंग है। मैं लो की कार्यशाला में सब कुछ का प्रभारी रहा हूँ, जबकि श्री फैंग दूर है। हेलो श्री जू। जियाओ लो ने एक विनम्र मुस्कान के साथ श्री जू के साथ हाथ मिलाया। लो की कार्यशाला में आने से पहले जियाओ लो ने वरिष्ठ प्रबंधन की सूची ब्राउज की थी। वह जानता था कि बड़े पेट और सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे वाला यह आदमी कंपनी का डिप्टी मैनेजर था। श्री जियाओ, मैं आपको दूसरों से मिलवाता हूँ। जू गुआनसोंग ने बढ़त लेने का मौका नहीं गंवाया। उन्होंने अपने बगल की लड़की की ओर इशारा किया, जो लगभग 25 या 26 साल की थी, और कहा, उसका नाम ली जिमिंग है। वह हमारे बिक्री विभाग की प्रमुख है और वह अपने आचरण में वास्तव में व्यापक है। हेलो श्री जियाओ। ली जिमिंग ने जल्दी से एक मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाया और जियाओ लो के साथ हाथ मिलाया। जियाओ लो ने सिर हिलाया और कहा, हेलो। जू गुआनसोंग ने तब अगले व्यक्ति का परिचय दिया, यह मानव संसाधन विभाग के प्रमुख लिन चोंगडोंग है। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, उनका गुस्सा वास्तव में आवेगपूर्ण है।
हेलो श्री जियाओ। लिन चोंगडोंग का स्वर थोड़ा कुंद था और वह ऐसा नहीं लग रहा था कि वह जियाओ लो के साथ हाथ मिलाना चाहता था। जियाओ लो शांत रहे और एकत्र हुए। उन्होंने विनम्रता से जवाब दिया, हेलो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर जू गुआनसोंग अगले व्यक्ति के पास गया, यह है। मैं इसे खुद करूंगा, लगभग 20 साल की एक लड़की ने कहा। उसके पास बड़ी आंखें, एक छोटा सा मुंह, नाजुक गाल थे और वह अपने पूरे शरीर के साथ एक मनमोहक और जीवंत खिंचाव दे रही थी। मैं R&D विभाग का प्रमुख हूँ। मेरा नाम लो क्यूई है। नमस्कार बिग बॉस। जैसे ही वह समाप्त हुई उसने जियाओ लो को सलाम किया। जियाओ लो ने जवाब दिया, बस मुझे श्री जियाओ बुलाओ। प्राप्त हुआ बिग बॉस, लो क्यूई ने एक चमकदार चेहरे के साथ कहा। शियाओ लो न तो रो सकता था और न ही हंस सकता था। हालांकि लो क्यूई, जो अपनी प्रस्तुति में बहुत जिंदादिल थे, ने अपने दिल में गहरी छाप छोड़ी थी। आह, कृपया अधिक गंभीर बने। जू गुआनसोंग को खांसी आई, फिर वह मुस्कुराया जब उसने जियाओ लो को एक बड़े आदमी से मिलवाया। श्री जियाओ, कृपया हमारे ब्रेड प्रोसेसिंग कारखाने के प्रमुख झांग डोंगहाई से मिले। वह ईमानदार और वास्तव में महत्वाकांक्षी है। हेलो श्री जियाओ। मैंने बहुत पहले से आपके नाम का उल्लेख सुना है। अब जब मुझे आज आपसे मिलने का मौका मिल रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि आप वास्तव में असाधारण उत्साह के साथ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। झांग डोंगहाई ने बहुत उत्साह और उमंग दिखाते हुए दोनों हाथों से शियाओ लो का हाथ कसकर पकड़ लिया। जियाओ लो ने यह सोचकर अपनी भौहें उठा ली कि किसी भी व्यवसाय में कभी चापलूसी की कमी नहीं थी। क्या वह कभी इतना लोकप्रिय था कि इस आदमी को अब से बहुत पहले अपना नाम सुनने का अवसर मिला होगा? ये बयान बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए थे। फिर भी जियाओ लो ने अभी भी जवाब दिया, हेलो। परिचय के प्रभारी जू गुआनसोंग के साथ जियाओ लो ने लो की कार्यशाला की वरिष्ठ प्रबंधन टीम को एक-एक करके बधाई दी। इसके तुरंत बाद हर कोई सम्मेलन हॉल में चला गया, जहां आधिकारिक शेयर हस्तांतरण समारोह आयोजित किया जाएगा। पवित्र नहीं, यह वास्तव में वह है। सन जियानान का दिमाग खाली हो गया। वह इतना हैरान था कि वह एक शब्द भी नहीं कह सका। वह कभी यह अनुमान कैसे लगा सकता था कि जिस युवा लड़के ने उस दिन उसे बचाया था, वह वही लड़का था जो अपनी भतीजी के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था? और अब कुछ अचानक कायापलट से वही आदमी उनकी कंपनी का नया अध्यक्ष भी था। यह बहुत नाटकीय था। यह अविश्वसनीय था। सन जियानान ने सोचा कि वह सपना देख रहा था। उन्होंने कहा, शेयरों के हस्तांतरण का समारोह पूरा हो गया है। अब आइए हम श्री जियाओ का स्वागत करें, जो हमारे साथ कुछ शब्द साझा करने जा रहे हैं। परिचारिका ने माइक्रोफोन पकड़े हुए एक व्यापक मुस्कान के साथ कहा। जियाओ लो ने माइक्रोफोन लिया, खड़ा हो गया और मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास आप सभी से कहने के लिए केवल एक बात है, शांति से अपने दिमाग के साथ अपना काम करो। धरती पर उतर जाओ। दिल को मत भूलना, क्योंकि आप और मैं एक साथ प्रयास करेंगे। जब वह समाप्त हो गया तो वह बैठ गया। वह अपने अन्य मालिकों से पूरी तरह से अलग था। ऐसे परिदृश्य में कोई और कम से कम आधे घंटे तक चल सकता था, लेकिन जियाओ लो ने केवल एक संक्षिप्त बयान दिया था। इस संक्षिप्तता ने उन लोगों को पकड़ लिया जो पूरी तरह से एक लंबे भाषण को सुनने के लिए तैयार थे। परिचारिका के पानी पीने से पहले ही उसका भाषण समाप्त हो चुका था। हालांकि वह आश्चर्यचकित थी, फिर भी उसकी प्रतिक्रिया त्रुटिहीन थी। वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ दृश्य की मध्यस्थता करने के लिए आगे बढ़ी, यह कहते हुए, श्री जियाओ वास्तव में अपने शब्दों को सोने की तरह संजोते हैं। फिर भी उसने हमें जो सूक्ति दी है वह योग्य है। आइए हम सभी इस पर विचार करें और इससे सीखें। तभी घबराकर कोई कमरे में भाग गया। वह एक पल के लिए जू गुआनसोंग के कान में फुसफुसाया। फिर जू गुआनसोंग जियाओ लो के पास गया और उससे बड़बड़ाया, श्री जियाओ, कारखाने के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। 1-2 जी अमीर दूसरी पीढ़ी के अमीरों के बच्चों का जिक्र करते हुए। अध्याय 108, सामूहिक हड़ताल। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। एक सामूहिक हड़ताल?
जियाओ लो ने अपनी भौहों को थोड़ा बुना था। यह अच्छी खबर नहीं थी। उनके पदभार ग्रहण करते ही हड़ताल करने का मतलब था कि कार्यकर्ता पहले से ही उनके खिलाफ थे। मैं जाऊंगा और एक नजर डालूंगा। वह खड़ा हुआ और जू गुआनसोंग के नेतृत्व का पालन करते हुए कारखाने की ओर चला गया। इसके तुरंत बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी को हड़ताल के बारे में सूचित किया गया। चलो चलते हैं और देखते हैं। चू युनशियोंग चिंतित था। लो की कार्यशाला जियाओ लो को पद संभालते ही एक कठिन काम के साथ पेश कर रही थी। वह देखना चाहता था कि जियाओ लो इस मुद्दे को कैसे संभालेगा, इसलिए उसने गे झोंगटियान के साथ तय किया। उसी समय विभिन्न विभाग प्रमुखों के साथ साथ स्टोर प्रबंधकों ने कारखाने को घेर लिया। जब शियाओ लो शिपिंग टर्मिनल पर पहुंचे तो वहां 500 से अधिक प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे। ये सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स थे और उनका विरोध पूरे विशाल संयंत्र में गूंज रहा था। व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षाकर्मियों ने राहत की सांस ली और भीड़ से चिल्लाकर कहा, श्री शियाओ यहाँ है। आपको जो भी कहना है उसे बताएं। शियाओ लो अपनी पीठ के पीछे दोनों हाथों के साथ आगे बढ़े और अपनी पतली चुभती आंखों से विरोध कर रही भीड़ को नीचे देखा। एक अनदेखा दबाव पहाड़ की तरह मौजूद हर किसी के दिलों पर टूट पड़ा और गर्म विरोध की आवाजें अचानक रुक गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जू गुआनसोंग और वरिष्ठ कर्मी सदमे में थे। यहाँ तक कि नीचे दिए गए स्ट्राइकरों के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता के बिना वे पहले से ही काफी दबाव महसूस कर रहे थे। इस तरह के अदृश्य तनाव को समझाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह मौजूद है। जियाओ लो की आंखें हर किसी पर बह गई, बाएं से दाएं। फिर उसने पूछा, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? उसका लहजा अस्पष्ट था। कोई नहीं बता सकता था कि वह खुश है या नाराज। मजदूरों ने एक दूसरे को देखा। अंत में सबसे आगे खड़े एक नुकीले मुंह और बंदर जैसे गालों के साथ एक भद्दा आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि लो की कार्यशाला में एक नया अध्यक्ष है, इसलिए हम यहाँ एक नजर डालने के लिए आए थे। एक नजर डालिए? तो ठीक है। मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ। आप सभी मुझे देखते हैं, है ना? फिर आपको बर्खास्त कर दिया जाता है और आप अपने पदों पर लौट सकते हैं। कंपनी के सामान्य संचालन को बाधित न करें, जियाओ लो ने एक सुखद मुस्कान के साथ कहा। नुकीले मुंह और बंदर जैसे गाल वाला आदमी चिल्ला रहा था। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने कहा, टीएसके, क्या आप हमें ऐसे ही खारिज कर देंगे? श्री शियाओ, हम में से प्रत्येक आज यहाँ एकत्र हुआ है क्योंकि हमें लगता है कि हमारे प्रयास हमारे लाभों से मेल नहीं खाते हैं। हमारे लिए वेतन वृद्धि की मांग करना बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या मैं सही हूँ, हर कोई? हाँ, 500 लोगों ने बड़ी ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ एक साथ दहाड़ा। हम हर साल कंपनी के लिए राजस्व में सैकड़ों मिलियन कमाते हैं, तो हमें इतना कम क्यों दिया जाता है? हमें जो राशि मिलती है वह एक भिखारी को संतुष्ट करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है। एक बार फिर असंतोष की आवाजें सुनाई दी और कई लोगों ने समर्थन में अपने हाथ उठाए। चू युनशियोंग ने अपनी भौहें उठाईं और बड़बड़ाया, यह वास्तव में हमारी कंपनी के लिए एक कठिन चुनौती है। लो की कार्यशाला का वित्तीय बजट पहले से ही नीचे आने वाला है। अब इस हड़ताल के साथ मुझे लगता है कि हमारे पास और भी अधिक सिरदर्द होगा। गे झोंगतियान ने कहा, यह निश्चित है। जाहिर है ये मजदूर आग का फायदा उठा रहे हैं। वे इस बारे में क्यों नहीं सोच सकते कि अगर लो की कार्यशाला ढह जाती है तो वे बेरोजगार हो जाएंगे? यह इतना आसान नहीं हो सकता है। चू युनशियोंग अपनी धारणा को स्पष्ट किए बिना मुस्कुराया। उन्होंने बहुत समय पहले ही जियाओ लो को याद दिलाया था कि लो की कार्यशाला की प्रबंधन टीम के साथ अभी भी पानी गहरा था। हड़ताल के कारण शायद ही उतने सरल हो सकते हैं जितना कि वे सतह पर दिखाई देते हैं। एवरेस्ट की मजदूरी मृत्यु है। किसी के उकसावे में भारी बोनस के साथ इन अच्छी तरह से भुगतान किए गए कर्मचारियों को अचानक पैसे की लालसा से परेशान कर दिया गया था। चुप रहो, मानव संसाधन विभाग के प्रमुख लिन चोंगडोंग गुस्से में चिल्लाए। क्या आप लोगों को भी कम वेतन मिलता है? ओटी और प्रदर्शन बोनस सहित आप में से आधे से अधिक प्रति माह $5,000 से अधिक कमाते हैं।
यहाँ तक कि आप में से सबसे कम लगभग $3,500 कमाता है। कंपनी अब मुश्किल दौर से गुजर रही है। हमारे कई स्टोर प्रबंधक केवल वेतन में 5,000 से 6,000 प्राप्त कर रहे हैं और आप वास्तव में मुझे बता रहे हैं कि आपको कम भुगतान किया गया है। क्या तुम्हारे पास अब भी कोई विवेक बचा है? उन्होंने कहा, आप उस समय के बारे में बात क्यों नहीं करते जब उन्हें 20 से 30 ग्रैंड पुरस्कार मिल रहे थे? आप जानते हैं, जब कंपनी एक अच्छी स्थिति में थी, उन्होंने ही कंपनी को इस राज्य में उतारा है, तो इसका हम निचले स्तर के श्रमिकों से क्या लेना देना है? हाँ, हम कंपनी के लिए पिन और सुइयों पर रहे हैं। हम हर दिन ओवरटाइम काम करते हैं। आप इसका उल्लेख क्यों नहीं करते? लोगों की कार्यशाला लगभग खाली है। हमें यह भी नहीं पता कि कंपनी कल ढह जाएगी या नहीं। अगर हम अब और अधिक नहीं मानते हैं, तो क्या हमें केवल वही मानना चाहिए जिसके हम हकदार हैं, जब कंपनी नहीं है? भीड़ का गुस्सा जल्दी शांत नहीं हुआ। उन्होंने विरोध में अपनी मुट्ठी उठाई और जोरदार चिल्लाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने शब्दों के साथ भीड़ को सर्वश्रेष्ठ बनाने में असमर्थ लिन चोंगडोंग का चेहरा लाल रंग में फूल गया और उसका शरीर क्रोध से कांप गया। जियाओ लो थोड़ा नाराज और थोड़ा खुश महसूस कर रहा था। ये लोग शायद गुलाम थे जो प्राचीन काल के दौरान अपने स्वामी के सिर पर सवार थे। उसने अपने हाथ हिलाए और बेहोश होकर कहा, चूंकि आप पहले ही ऐसा कह चुके हैं, क्या मैं आप सभी से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? अपने नए युवा अध्यक्ष की विनम्रता को देखने के बाद उनमें से कई ने तुरंत साहस की वृद्धि महसूस की। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें व्यापार की दुनिया में इस नवागंतुक से डरने की जरूरत नहीं है, भले ही उन्होंने केवल समाज में प्रवेश किया था और उनके पास बहुत कम अनुभव था। चूंकि श्री जियाओ हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, चलो उन पर बहुत कठोर न हो, ठीक है? एक नुकीले मुंह और बंदर जैसे गाल वाले आदमी ने भीड़ को चिल्लाया। जाहिर है, वह हड़ताल का नेता था। हाँ, भीड़ गूंज उठी। जियाओ लो ने उस आदमी को देखा और पूछा, आपकी भूमिका क्या है? आपका मूल वेतन और मासिक बोनस कितना है? इन परिस्थितियों में आदमी ने झूठ नहीं बोला। उन्होंने सच्चाई से जवाब दिया, मैं एक छोटी टीम का नेता हूँ। मैं 2,000 मासिक बोनस के साथ 3,500 मूल वेतन अर्जित करता हूँ। ओटी के साथ मैं प्रति माह औसतन 6,500 कमाता हूँ। यह पैसा है जो मैं अपने खून और पसीने से कमाता हूँ। क्या आपको इससे कोई समस्या है, श्री जियाओ? कुछ नहीं। मैं बस उत्सुक हूँ। फिर जियाओ लो ने अपनी बाहों को पार किया और हल्के स्वर में कहा, आगे क्या आप मुझे बता सकते हैं, अन्य कारखानों में आपके समान स्थिति में अन्य लोगों को क्या वेतन और बोनस मिलता है? आदमी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह पहले भी अन्य कारखानों में काम कर चुका था। यहाँ तक कि ओवरटाइम फीस और बोनस सहित वेतन अभी भी $6,500 से दूर था। अन्यथा वह लोगों की कार्यशाला में नहीं रहता और टीम लीडर बनने के लिए इतनी मेहनत करता। उन्होंने काफी समय बाद फिर से बात की, मैं अन्य कारखानों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं टेस्ट बर्ड्स के बारे में जानता हूँ। एक ही स्थिति में लोगों की कार्यशाला में हमें जो मिल रहे हैं, उससे कुछ 5 से $600 अधिक कमा रहे हैं। यद्यपि वह आदमी जियाओ लो को ठीक से संबोधित कर रहा था, लेकिन वह भी पूरी तरह से उसकी अवहेलना कर रहा था। ओह, तो यह मुद्दा है। शियाओ लो की प्रतिक्रिया सपाट थी। उसने भीड़ में एक छोटे से कर्मचारी की ओर अपनी आंखें घुमाईं। उसने अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा किया और कहा, मुझे अपनी स्थिति, आधार वेतन और बोनस बताओ। यह देखकर कि हर कोई उसे देखने के लिए मुड़ गया था, आदमी को अचानक घबराहट महसूस हुई। उसने हकलाते हुए कहा, मैं एक नियमित कर्मचारी हूँ। मेरा मूल वेतन $2,600 है। जो पैसा मैं प्रति माह कमा सकता हूँ वह लगभग $4,500 है। फिर क्या आप जानते हैं कि अन्य कारखानों में आपके समान स्थिति में अन्य श्रमिक कितना कमा रहे हैं? जियाओ लो की आंखें कांप रही थी, जैसे कोई जानवर अपने शिकार को घूर रहा हो। आदमी सिहर उठा। उन्होंने सीधे जियाओ लो की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्होंने जवाब दिया, अन्य कारखानों में आधार वेतन लगभग 2,200 से 2,300 है। उनके पास बोनस हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।
उन्हें प्रति माह जो मिलता है वह 3,500 से थोड़ा अधिक होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब यह है कि लू की कार्यशाला वास्तव में आपके साथ किसी भी अन्य कारखाने में कर्मचारियों के इलाज से भी बदतर व्यवहार नहीं कर रही है? इसके विपरीत हम वास्तव में आपको दूसरों की तुलना में बहुत अधिक भुगतान कर रहे हैं। क्या मैं सही हूँ? शियाओ लुओ ने दबाव डाला। उस आदमी ने शर्माते हुए काफी देर बाद जवाब दिया कि हाँ। हु जियाओ लुओ ने व्यंग्य किया और शिपिंग टर्मिनल के स्टेनलेस स्टील गार्डरेल पर अपने हाथ पटक दिए। भारी बल ने रेल को कंपन से छोड़ दिया। उन्होंने नीचे के कर्मचारी को देखा जो अभी भी हैरान था और उससे आगे सवाल किया, क्या हम आपको जो लाभ दे रहे हैं वे आपके प्रयासों से कम है? फिर उन्होंने गुस्से में भीड़ की ओर इशारा किया और कहा, लू की कार्यशाला अब संकट के समय में है। अगर आप हमारे साथ इससे नहीं गुजरना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आप चोट का अपमान क्यों कर रहे हैं? आप दावा करते हैं कि लू की कार्यशाला जल्द ही बंद होने जा रही है। किस मामले में, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि कंपनी ढहने वाली है, इसलिए आप लोग क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आप सभी अभी भी यहाँ क्यों हैं? मनुष्य के रूप में संतुष्ट और आभारी होना सीखे। उनके शब्द कई कर्मचारियों के दिलों में गूंजते थे, जिससे उन्हें शर्म और शर्मिंदगी महसूस होती थी। वास्तव में उनके कई दिल अभी भी लोगों की कार्यशाला के साथ थे। वे केवल एक दृश्य बनाने आए थे क्योंकि किसी ने उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया था। अध्याय 109 चरम विधि। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। बुल्श टी। मुंह और बंदर के गाल वाले व्यक्ति ने जियाओ लुओ के बयान का खंडन किया। आजकल वस्तुओं और आवास की कीमतें बहुत अधिक है। इसके अलावा हम सभी के पास सोचने के लिए हमारे परिवार हैं। अजनबियों के साथ सार्वजनिक आवास में निचोड़ने के लिए कौन तैयार है? कौन नहीं चाहता कि उसके पास अपना घर हो? कंपनी हर साल लाखों कमाती है, तो यह हमें दिए जा रहे छोटे भुगतान को कैसे सही ठहराता है? डगमगाते दिल वाले अधिकांश कर्मचारियों ने अपने विश्वासों की पुष्टि की और जोर से जय जयकार करके बयान का समर्थन किया। हाँ, आवास की कीमतें बहुत अधिक है और फिर भी हमारे वेतन बहुत कम है। हमें सिर्फ एक घर खरीदने के लिए दशकों से अपनी कमर कसनी पड़ी है। इस तरह कौन रह सकता है? उन्होंने कहा, क्या हम फ्रंटलाइन वर्कर्स कुछ मांग नहीं कर सकते? क्या आपको लगता है कि हम श्रमिक सार्वजनिक आवास में निचोड़े जाने के लायक हैं? हम इसके खिलाफ हैं। भीड़ गुस्से में थी। उन्हें लगा जैसे वे एक विरोध रैली में थे, लगातार चिल्ला रहे थे और अपनी मुट्ठी उठा रहे थे। अरे नहीं, मैंने बेशर्म लोगों को पहले देखा है, लेकिन मैंने ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। झांग दशान अब और देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठा ली और उस आदमी के पीछे जाना चाहता था जिसका मुंह और बंदर के गाल थे। अपने गुस्से के साथ वह इनमें से किसी को भी सहन करने में असमर्थ था। शियाओ लो उसे रोकने के लिए पहुंच गया। अगर वह कंपनी के मालिक के रूप में इस तरह के झगड़े को संभाल नहीं सकते हैं, तो उन्हें किसी भी गरिमा के साथ नहीं छोड़ा जाएगा। कठोर आंखों से उन्होंने भीड़ को देखा और व्यंग्य किया, रियल एस्टेट का मुझसे क्या लेना देना है? क्या मैं एक रियल एस्टेट एजेंट या राष्ट्रीय भूमि संसाधन प्रशासन का निदेशक हूँ? क्या आप वास्तव में कंपनी को दोष दे रहे हैं क्योंकि आप एक घर नहीं खरीद सकते हैं? तो यदि आप भविष्य में कुछ भी खरीदना चाहते हैं, मान ले कि कार या विला, क्या कंपनी को आपके लिए उन बिलों का भुगतान करना चाहिए? बयानबाजी के सवालों की इस श्रृंखला ने प्रदर्शनकारियों को चुप करा दिया। वे ऐसा कुछ भी कहने में असमर्थ थे जो इन दावों का खंडन करेगा। अब आपको बर्खास्त कर दिया गया है। अपनी पोस्ट पर लौटें और मैं इसे जाने दूंगा, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। शियाओ लो की आंखों से ठंड की 2 किरणें निकल रही थी। जब उसका गुस्सा भड़क गया तो वह बातचीत करने के लिए एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लुब्डब। कई लोगों के दिल जोर जोर से धड़क उठे और कार्यकर्ताओं का संकल्प झलक उठा। आखिरकार लो की कार्यशाला में कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया गया था। यदि वे बाहर निकलते हैं तो उन्हें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी और उनका वेतन फिर से सबसे निचले स्तर पर वापस आ जाएगा।
मूंगा और बंदर के गालों वाला आदमी जल्दी से चिल्लाया, डरो मत, हम संख्या में कई हैं। वह इतने सारे लोगों को आग लगाने की हिम्मत नहीं करेगा, अन्यथा लोगों की कार्यशाला कल बंद हो जाएगी। उनके शब्दों ने भीड़ को प्रबुद्ध किया। हाँ, वे किससे डरते थे? लोगों की कार्यशाला अपने पूर्वस्व की तरह कुछ भी नहीं थी और यह विलुप्त होने के कगार पर संघर्ष कर रही थी। यदि कारखाने ने एक दिन के लिए उत्पादन बंद कर दिया तो यह निश्चित रूप से व्यवसाय के लिए एक घातक झटका होगा। जियाओ लो कभी भी उनके साथ ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। एक जोरदार आवाज आई, वह सही है। हम में से बहुत सारे यहाँ हैं, तो हम एक आदमी से क्यों डरते हैं? हम तब तक हड़ताल करेंगे जब तक वह हमारा वेतन और बोनस नहीं बढ़ाते। हम कंपनी द्वारा हमारी मेहनत की कमाई चुराने के खिलाफ है। एक नुकीले मुंह और बंदर के गाल के साथ आदमी ने अपनी मुट्ठी उठाई और चिल्लाया। दूसरों ने एक स्वर में चिल्लाया, हम अपनी मेहनत की कमाई चुराने वाली कंपनी के खिलाफ है। देखते ही देखते अचानक अफरातफरी मच गई। सभी स्टोर प्रबंधक और विभाग प्रमुख जियो लुओ को देख रहे थे। कुछ के चेहरे शो देखने के लिए उत्सुक थे, जबकि अन्य की भौहें बुनी हुई थी या अभिव्यक्तिहीन थी। उपस्थित लोगों ने विभिन्न प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित की। सन जियान्नान जियाओ लो के बारे में चिंतित था। उन्होंने उम्मीद जताई कि शियाओ लो इस संकट को सुचारू रूप से संभाल सकते हैं और श्रमिकों को शांत कर सकते हैं। लेकिन स्थिति को देखते हुए परिणाम बिल्कुल भी आशावादी नहीं दिख रहा था। जियाओ लो ने हंसते हुए कहा, मैंने आप सभी को सही काम करने का अवसर दिया है, लेकिन आप नहीं जानते कि इसे कैसे संजोया जाए। क्या आपको लगता है कि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं हूँ? तो ठीक है। लिन चोंगडोंग, शियाओ लो ने अचानक अपनी आवाज उठाई। उनके स्वर में एक सैनिक की गंभीरता थी। हाँ, श्री जियाओ, लिन चोंगडोंग ने कहा। जियाओ लो ने नीचे भीड़ की ओर इशारा किया और कहा, इन सभी लोगों को खारिज कर दो और उन्हें फिर कभी काम पर न रखो। एक एक शब्द ने एक विशाल घंटी की तरह मजदूरों की आत्मा पर दस्तक दी। क्या? विभाग प्रमुख और स्टोर प्रबंधक सभी हैरान थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ लो इस तरह के चरम रुख को अपनाएंगे। हालांकि श्रमिकों की गलती थी, लेकिन कई नेता उन्हें सांत्वना देने और उन्हें लाभ के साथ लुभाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे कभी नहीं करेंगे जो जियाओ लो कर रहा था, अर्थात समस्या को हल करने के लिए सभी को खारिज करना। जू गुआनसोंग चिंतित था क्योंकि उसने जल्दबाजी में सलाह दी, श्री जियाओ, यह कार्रवाई उचित नहीं है। बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी कंपनी के कार्यबल के संतुलन को बिगाड़ देगी। ली जिमेंग, जिनके पास एक घंटे का फिगर था, ने भी आगे बढ़कर कहा, हमें कुछ दिन पहले एक पुराने ग्राहक से एक बड़ा ऑर्डर मिला था। यदि हम इन सभी श्रमिकों को बर्खास्त करते हैं तो हम कभी भी समय पर आदेश देने में सक्षम नहीं होंगे। भारी मुआवजे का भुगतान करने के अलावा हम एक पुराने और वफादार ग्राहक को भी हमेशा के लिए खो देंगे। जियाओ लो ने उसे अनदेखा कर दिया और लिन चोंगडोंग को ध्यान से देखा। तुमने मुझे नहीं सुना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी नजर के नीचे लिन चोंगडोंग सहज रूप से कांप रहा था। हाँ, मैं मानव संसाधन विभाग में अपने सहयोगियों से कहूंगा कि वे उन सभी को तुरंत बर्खास्त कर दें। जाओ। मैं आधे दिन के भीतर उनकी बर्खास्तगी की रिपोर्ट देखना चाहता हूं। शियाओ लो ने स्ट्राइकरों को किसी भी सहानुभूति से इनकार करते हुए कहा। निश्चित रूप से उन लोगों ने उसके साथ एक रेखा पार कर ली थी। लिन चोंगडोंग को उतना ही भयानक महसूस हुआ जितना वह संभवतः कर सकता था। हालांकि इस तरह के एक काम में कोई तकनीकी आवश्यकता नहीं थी और आसान था। उन्हें 500 से अधिक प्रतियां तैयार करनी पड़ी। आधे दिन में रिपोर्ट लिखना और व्यवस्थित करना वास्तव में तनावपूर्ण था। हालांकि उन्होंने अपार संतुष्टि भी महसूस की। जियाओ लो के जोरदार और कठोर आचरण ने उनकी सुस्त आंखों में कुछ उत्साह और उत्तेजना पैदा कर दी थी। श्री जियाओ, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं वृद्धि नहीं चाहता। मुझे अब और वृद्धि नहीं चाहिए। यह देखकर कि जियाओ लो वास्तव में क्या कह रहा था, कार्यकर्ता घबरा गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके नए अध्यक्ष, जो इतने दयालु और मैत्रीपूर्ण दिखते थे,
उन्हें धमकाएंगे और अपने आचरण में इतने निर्दयी होंगे। वह वास्तव में उन सभी को आग लगाने के लिए पर्याप्त साहसी था। मजदूर अब डर गए थे। उन्हें इतनी अच्छी नौकरी और कहाँ मिलेगी? यदि वे यहाँ काम नहीं कर सकते हैं, तो जिन घरों को वे कुछ साल बाद खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें शायद 1 और दशक तक इंतजार करना होगा। क्या वे अभी भी परिवार स्थापित करना चाहते थे या नहीं? डरो मत, वह सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हमारे बिना वह लो की कार्यशाला को कैसे जारी रख सकता है? इसके अलावा लो की कार्यशाला पहले से ही पतन के किनारे पर है। यह केवल समय की बात है कि टेस्ट बड्स कंपनी को खा जाता है। अगर हम रहते भी हैं, तो भी हमारी नौकरी ज्यादा नहीं रहेगी। भीड़ को खुश करने के लिए मुंह और बंदर के गाल वाले आदमी ने जोर जोर से कहा। जियाओ लो ने मुस्कुराते हुए उस आदमी को देखा। अगर यहाँ इतने सारे लोग नहीं होते, तो वह उस आदमी पर चींटी की तरह कदम रखता। उसने संयम के साथ आदेश दिया, सुरक्षा, निकाले गए श्रमिकों को तुरंत निष्कासित करो। निर्दयी और निर्णायक। हाँ सर। इससे पहले व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षाकर्मी नाराज थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीजों के बारे में कैसे सोचता था, उसे लगता था कि ये कार्यकर्ता जानबूझकर उत्तेजक थे। जियाओ लो के निर्देशों को प्राप्त करने के बाद गार्ड ने अपनी कमर पर काले लोहे की छड़ों को खोल दिया और एक मानव दीवार में सुधार किया। फिर उन्होंने प्रदर्शनकारियों को मुख्य प्रवेश द्वार से कारखाने से बाहर धकेल दिया। जिन लोगों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया, उन्हें तुरंत रॉड से स्वागत किया गया। 500 मजदूरों को पूरी तरह से थका दिया गया था। यह एक धमकी नहीं थी, यह एक वास्तविक बर्खास्तगी और निष्कासन था। स्वर्ग से गिड़गिड़ाते हुए तरह तरह के बावलियों की आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। मैं अब हड़ताल पर नहीं हूँ। यह सब मेरी गलती है। मुझे अपनी नौकरी वापस चाहिए। भले ही उन सभी ने महसूस किया कि लो की फैक्ट्री पहले की तरह अच्छी स्थिति में नहीं थी, लेकिन फ्रंटलाइन श्रमिकों का इलाज शायद ही खराब था। अवचेतन रूप से उन्हें अभी भी लो की कार्यशाला में विश्वास था। उन्हें विश्वास नहीं था कि कंपनी टूट जाएगी। बॉस R&D के प्रमुख लो क्यूई श्रमिकों के लिए गुहार लगाना चाहते थे, लेकिन जियो लो के हाथ की लहर से अवरुद्ध हो गए। मेरे अनुमान में केवल अच्छे कर्मचारी और बुरे कर्मचारी हैं। जाहिर है, ये अच्छे कर्मचारी नहीं है। लोगों का कहना है कि एक नई झाड़ू साफ करती है। हालांकि मैं हर किसी से छुटकारा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कुछ कचरा अभी भी जाना बाकी है। इन शब्दों ने निस्संदेह कर्मचारियों को पूरी तरह से निराशा में धकेल दिया। वह हमें डराने की कोशिश कर रहा होगा। वह हम सभी को आग लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। वह परिणामों को संभाल नहीं सकता। जिसने यह चिल्लाया, वह फिर से एक नुकीले मुंह और बंदर जैसे गाल वाला आदमी था। हालांकि अब वह बहुत कम दृढ़ लग रहा था। अध्याय 110, भीख मांगना बेकार है। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। कुछ ही समय बाद हड़ताल पर गए सभी 500 या उससे अधिक श्रमिकों को खदेड़ दिया गया, लेकिन वे नहीं गए। वह बदसूरत आदमी अभी भी जोर से अपने विचारों की घोषणा कर रहा था, तर्क दे रहा था, चिंता मत करो। यह जियो साथी रोते हुए वापस आएगा और हमसे जल्द ही काम पर लौटने के लिए भीख मांगेगा। हमारे बिना लो की कार्यशाला किसी भी सामान का उत्पादन नहीं कर सकती है। हम अपने हाथों में कंपनी के भाग्य वाले हैं। हमें आत्मविश्वास से भरे रहने की जरूरत है और इन पूंजीपतियों के खिलाफ अंत तक जाने की हिम्मत होनी चाहिए। यद्यपि वह आदमी जोश से और जोर से बोल रहा था, बाकी मजदूर निराशा की सामान्य हवा में डूबे हुए थे। वे बैठ गए थे और उनके सिर गंभीरता से झुके हुए थे। अब जब वे शांत हो गए थे, तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनके पास अच्छी नौकरियां थी, तो वे हड़ताल पर क्यों गए थे? यदि वे खुद के साथ ईमानदार थे, तो उनका वेतन और लाभ निस्संदेह अन्य कारखानों में मिलने वाले लाभ से बेहतर थे। हालांकि अंत में उनके गहरे लालच की जीत हुई थी और उन्होंने हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया था। उनमें से कई अब अपने फैसलों पर पछतावा कर रहे थे। यदि उन सभी को वास्तव में निकाल दिया गया था, तो उनके परिवार आय का स्रोत खो देंगे।
उनमें से कुछ को नर्सिंग शिशुओं, स्कूल जाने वाले बच्चों और बड़े माता पिता को काम करने की क्षमता नहीं थी। अपनी कमाई के आधार पर पेट भरने के लिए इतने सारे मोह के साथ उन्हें क्या करना चाहिए था? जैसा कि उन्होंने इस पर विचार किया, कुछ श्रमिक धूम्रपान कर रहे थे और सिगरेट को पकड़ने वाले हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। इसके विपरीत जियाओ लुओ ने किसी को एक मेज और 4 स्टूल लाने का आदेश दिया था। वह चू युनशियोंग, झांग दशान और गे झोंगतियान के साथ बैठे थे, इत्मीनान से ताज़ी उबली हुई गर्म चाय का आनंद ले रहे थे। उसके बारे में घबराहट का एक भी अंश पता नहीं चल सका। बेशक झांग दशान पूरी तरह से सहज नहीं था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह हुआ नेशन के महान उद्यमी चू युनशियोंग के साथ एक ही मेज पर बैठेंगे। उनकी तुलना में लो की कार्यशाला के विभिन्न विभाग प्रमुख बेहद चिंतित थे। उन सभी ने दबाव बढ़ता हुआ महसूस किया और चिंता किए बिना नहीं रह सके। यदि ब्रेड प्रसंस्करण कारखाने ने अपने सभी श्रमिकों को खो दिया तो मशीनरी को मानव रहित और बेकार छोड़ दिया जाएगा। न केवल वे मूल्य के कुछ भी उत्पादन करने में असमर्थ होंगे, बल्कि कंपनी को नुकसान उठाना जारी रहेगा, जो समय बीतने के साथ केवल गुब्बारा होगा। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति शियाओ, हम इस तरह इंतजार नहीं कर सकते। आइए कम से कम उनके कुछ अनुरोधों को पूरा करने की कोशिश करें और उन्हें काम करने की स्थिति में वापस लाएं, जो ग्वानसोंग ने जियो को अपनी भौहों को एक साथ बुनकर मनाने की कोशिश की। जियाओ लुओ ने उसे स्वीकार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वह केवल झांग दशान को देखने के लिए मुड़ा और मांग की, क्या वे आ रहे हैं? झांग दशान ने समय की जांच की और जवाब दिया, उन्हें अपने रास्ते पर होना चाहिए। कितने? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लगभग 320 लोग। सभी ब्रेड फैक्ट्री के कर्मचारी हैं। वे आते ही काम शुरू कर सकते हैं। जियाओ लुओ ने सिर हिलाया और धीरे धीरे अपनी चाय की चुस्की लेना जारी रखा। जैसे ही उन्होंने इस संक्षिप्त आदान प्रदान को सुना, जू गुआनसोंग और अन्य विभाग प्रमुखों पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। 320 लोग। वह वास्तव में ब्रेड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में काम करने के अनुभव वाले 320 लोगों को सरसराहट करने में कामयाब रहा था। यह असंभव था। चू युनशियोंग ने भी इसी तरह के संदेह व्यक्त किए। अब काम पर रखने का प्रमुख मौसम नहीं था और एक बार में 320 श्रमिकों को काम पर रखने में सक्षम होना विचित्र और समझने में मुश्किल था। हालांकि उन्होंने अपनी चिंताओं से अवगत कराने से इनकार कर दिया। इसके अलावा झांग दशान जियाओ लुओ का भरोसेमंद दोस्त था, इसलिए यह निश्चित रूप से संभव था कि उसके पास कुछ अप्रत्याशित उपहार थे। तभी शियाओ लुओ ने फैक्ट्री के प्रमुख झांग डोंगहाई की ओर हाथ हिलाकर उन्हें आने का इशारा किया। राष्ट्रपति जियाओ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? झांग डोंगहाई ने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ उत्साहपूर्वक पूछा। जियाओ लुओ ने मुख्य द्वार की ओर इशारा किया, जहां घमंडी और बदसूरत आदमी अभी भी अपने पैरों पर था, अपने साथी श्रमिकों में साहस और आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी का नाम क्या है? ओह, उसका नाम वांग तिचुई है, झांग डोंगहाई ने जल्दबाजी में जवाब दिया। लिन चोंगडोंग, मुझे अपनी कार्मिक फाइल प्राप्त करें। हाँ, राष्ट्रपति जियाओ। लिन चोंगडोंग पहले से ही जियाओ लुओ की प्रशंसा करने के लिए आए थे, जिनके पहले के कार्यों ने उन्हें बहुत खुश महसूस किया था। इसलिए उन्होंने बिना शर्त जियाओ लुओ के आदेशों का पालन किया। जियाओ लुओ एक पुशोवर नहीं था और जिसने भी उसका फायदा उठाने की कोशिश की, उसे प्रतिशोध का सामना करने के लिए तैयार रहना बेहतर था। इसके अलावा उन्होंने शुरू से ही सोचा था कि यह संघर्ष केवल वेतन वृद्धि की इच्छा रखने वाले श्रमिकों से उत्पन्न नहीं हुआ था। कोई पर्दे के पीछे आग की लपटों को हवा दे रहा था और इस मास्टरमाइंड को खोजने के लिए उनका एक नेतृत्व निस्संदेह वांग तिचुई था। 1 घंटे बाद लो की कार्यशाला के मुख्य द्वार के सामने 5 बड़ी बसें खींची गई और फिर एक पंक्ति में खड़ी हुई। अरे, वे यहाँ हैं! झांग दशान उत्साह से अपने पैरों पर कूद गया और मुख्य द्वार तक तेज गति से चला गया। बसों से जनशक्ति को उतरते देखकर चू युनशियोंग चकित रह गया। उन्होंने जियाओ लुओ से टिप्पणी की, लो, वहां आपके दोस्त को सूंघने की जरूरत नहीं है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लुओ ने हंसते हुए कहा, वह सिर्फ एक ब्रेड फैक्ट्री के मालिक को जानता है।
टेस्ट बर्ड्स वर्तमान में विस्तार के दौर से गुजर रहा है और उनके मालिक को व्यवसाय से बाहर कर दिया गया था। उन्हें दिवालिया घोषित करना पड़ा और अपने सभी श्रमिकों को निकालना पड़ा। संयोग से, चूंकि हमें यहाँ श्रमिकों की आवश्यकता है, झांग दशान ने अपने दोस्तों की मंडली में चारों ओर पूछा। वे एक समझौते पर आए और बॉस ने जल्दी से अपने आदमियों को हमारे पास भेज दिया। ऐसा लगता है कि मुझे आप में से किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। गे झोंगटियन इस स्पष्टीकरण को सुनकर हंसे। जियाओ लो के पास जोड़ने के लिए और कुछ नहीं था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि झांग दशान के कनेक्शन इतने व्यापक होंगे। झांग दशान ने पहले जो कहा था, यह वास्तव में उसका सबूत था। बैंक में काम करने के उनके 3 साल बेकार नहीं थे और उनके कई काम के संपर्क अपने स्वयं के व्यवसायों के नेता थे। नेटवर्किंग के मामले में उन्होंने जियाओ लो को पूरी तरह से पछाड़ दिया। जब उन्होंने 5 बसों से 300 से अधिक लोगों को बाहर निकलते देखा तो लो की कार्यशाला के मूल कार्यकर्ता सभी चेहरे पर फीके पड़ गए। यहाँ तक कि वांग तिचुई, जो मनोबल बनाए हुए थे और जोर-शोर से हड़ताल की वकालत कर रहे थे, पूरी तरह से चुप हो गए। यह कैसे हुआ? उन्हें इतनी जल्दी अपनी नौकरी पर बदलने के लिए इतने सारे श्रमिक कैसे मिल गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यह नहीं हो सकता था। यह उनकी आजीविका थी। राष्ट्रपति शियाओ, हम जानते हैं कि हम गलत थे और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। कृपया हमें आग मत लगाइए। हम विरोध नहीं करेंगे। हम फिर कभी विरोध नहीं करेंगे। जब तक आप हमें नहीं निकालेंगे, हम किसी भी चीज के लिए सहमत होंगे। राष्ट्रपति जियाओ, कृपया हमें माफ कर दें। मुख्य द्वार से उनकी गुहार की चीखें और चीखें गूंज रही थी। अगर सुरक्षाकर्मी नहीं होते तो स्टील के विशाल गेट 500 श्रमिकों के बोझ तले दब जाते जो भीख मांग रहे थे। आपके पास अब भीख मांगने के लिए गेंदें हैं, झांग दशान ने उन्हें कठोरता से शाप दिया। मैं अपने भाई के स्वभाव को समझता हूँ और अगर उसने कहा कि वह आपको आग लगाने जा रहा है तो उसका मतलब हर शब्द था। आप सभी ने खुद से पंगा लिया। आपने यहाँ भागने और हड़ताल पर जाने के लिए पूरी तरह से अच्छी नौकरियां छोड़ दी। यहाँ से चले जाओ और चारों ओर चिपकने की कोशिश मत करो। बड़े भाई, कृपया मेरी मदद करो। राष्ट्रपति शियाओ से मेरा मामला निवेदन करें। मेरे परिवार में 6 लोग हैं और वे सभी जो कुछ भी कमाते हैं उससे जी रहे हैं। मैं इस नौकरी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। कृपया, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, एक आदमी ने रोते हुए विनती की। रोते हुए उसने झांग दशान के पैर को एक बच्चे की तरह पकड़ लिया। झांग दशान ने एक लंबी सांस ली। भाई, मुझे यह सुनकर खेद है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे भाई ने अपना निर्णय ले लिया है और अब कोई भी अपना मन नहीं बदल सकता है। बेहतर होगा कि आप नई नौकरी की तलाश शुरू कर दें। उस आदमी को दूर धकेलते हुए उसने सुरक्षाकर्मियों को एक छोटी सी तरफ का प्रवेश द्वार खोला और नए श्रमिकों को अंदर जाने दिया। लोगों, आपको उनके साथ सौदा करने की जरूरत नहीं है। वांग तिचुई समय पर चिल्लाया। उन्होंने कहा, अन्य जगहों पर भी अन्य अवसर हैं। लो की कार्यशाला आसन्न पतन का सामना कर रही है और यहाँ काम करने के बारे में कुछ भी महान नहीं है। अगर वे हमें निकालना चाहते हैं तो ऐसा ही हो। हम बस कहीं और काम पा सकते हैं। बेहतर होता कि वह चुप रहता। इन शब्दों के साथ श्रमिकों को याद दिलाया गया कि वे वांग तिचुई के उकसावे के कारण अब इस स्थिति में थे। वांग तिचुई, अपने आप को छोड़ दो। वह आदमी जो अभी एक पल पहले झांग दशान के पैरों में रो रहा था, उसके चेहरे से आंसू पोंछ रहा था। वह टूटे हुए ईंट के एक टुकड़े के साथ सीधे वांग तिचुई के पास पहुंचा, जिसे उसने जमीन से उठाया। उसने ईंट को ऊपर उठाया और फिर उसे वांग तिचुई के सिर पर बुरी तरह से पटक दिया। यह सब एक बच्चे के बेटे और उसकी बकवास के कारण है कि हमने अपनी नौकरी खो दी। उसे पकड़ो। भीड़ का गुस्सा भड़क उठा और वे एक उग्र ज्वार की तरह वांग तिचुई की ओर झुके।